गुड इवनिंग। सार्थक संवाद के इस प्लेटफॉर्म पे आप सबों का स्वागत है। जो लोग ऑफलाइन ऑनलाइन बैठे हैं सुनने के लिए आज के इस सेशन को, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, तो इस सेशन में आप सबों का स्वागत है। हम लोग एक बड़े मकसद से इस सेशन को रखे हैं और इस पूरे सेशन को लीड करेंगे सर्वेश सर, और रोशन सर आपको बहुत डिटेल में बताएंगे आगे कि कैसे क्या स्ट्रैटेजी हम लोगों का आगे हम लोग कैसे काम करना चाहते हैं। मैं बार बार कहता रहा हूँ आप लोगों को कि हम लोग एक बड़े मकसद के लिए संघर्षरत हैं। बड़ा मकसद क्या है कि हम लोग चाहते हैं बिहार के अंदर पटना से शानदार रिज़ल्ट आए और उस रिज़ल्ट में जो बहुत ही मतलब साधारण परिवार के बच्चे हैं वह भी उभर कर आएँ। और अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड हम लोगों का रहा है कि जो साधारण विश्वविद्यालयों से पढ़े हैं, साधारण परिवार से आते हैं, गाँव से बच्चे आते हैं, तो उनका काफ़ी रिज़ल्ट हुआ है। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि गाँव के काफ़ी बच्चे हैं। इसी मकसद से हम लोग बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग आप लोगों से मुख्य परीक्षा ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पे बात करेंगे कि मुख्य परीक्षा कितना महत्वपूर्ण है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है, और आप ऑफिसर बनेंगे या नहीं बनेंगे तय यही करेगा, ये समझ लीजिए। बाकी जो मतलब 3 स्टेज में एग्ज़ाम है, प्री है, मेंस है और इंटरव्यू है। सबका अपना अपना रोल है। प्री है जब तक उसका गेट पास नहीं मिलेगा, मेंस में आपको परमिशन नहीं मिलेगा, और इंटरव्यू में भी अगर आप मार्क्स नहीं गेन करेंगे तभी भी आपको परेशानी होगी। लेकिन अगर मान लीजिए इन तीनों में जो लोग यहाँ केमिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे तो वो जानते होंगे कि एक शब्द आता है रेट लिमिटिंग, या नहीं तो इसको समझ लीजिएगा। मैं साइंस से समझाना चाहता हूँ, साइंस का शिक्षक हूँ। मान लीजिए कोई ए पदार्थ है, उससे बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, सी से डी बन रहा है। तो ये देखिए 3 रिएक्शन है इसमें, रिएक्शन 1, रिएक्शन 2, रिएक्शन 3। अगर इसको हम लोग देखें तो ये R1, R2 एंड R3 है। अब इसमें सभी जो रिएक्शन है वो पूरे रिएक्शन का मतलब अगर हम लोग देखें पूरा रिएक्शन मेरा क्या है, ए से फाइनल प्रोडक्ट ये मिल रहा है हमको, फाइनल प्रोडक्ट हमको डी चाहिए, और वो चला कहाँ से, ए से, प्रीकर्सर ए है, पहला मॉलिक्यूल ए है, तो यहाँ से चल के डी बना। अब इसमें 3 रिएक्शन से होके वो गुजरा है। अब इन 3 रिएक्शन में हर रिएक्शन रेट को लिमिट नहीं करेगा, समझ गए। कोई एक इसमें मतलब रिएक्शन 2 हो सकता है, रिएक्शन 3 हो सकता है, रिएक्शन 1 हो सकता है, जो पूरे रिएक्शन को रेट लिमिट करेगा। उसी पे उसका रेट निर्धारित होगा कि ये कितना फास्ट होगा, कितना स्लो होगा, कंप्लीट करेगा या नहीं करेगा। जबकि सभी स्टेप का अपना महत्व है, ये समझिए। अगर मान लीजिए कि R1 क्रॉस हो जाए तो B प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, B नहीं मिलेगा तो वो D नहीं मिलेगा। अगर R2 रिएक्शन मतलब रुक जाए तो हमको प्रोडक्ट सी नहीं मिलेगा, सी नहीं मिलेगा तो फिर हमको डी नहीं मिलेगा, और अगर R3 रुक जाए तभी भी हमको डी नहीं मिलेगा, समझ गए। तो सबका अपना अपना वैल्यू है। उसी प्रकार से जो आप देखते हैं कि आपके पास पीटी है, मेंस एग्ज़ाम है और इंटरव्यू प्रोग्राम है। ये 3 है, 3 स्टेज से गुजरना है, तब आप जाके ऑफिसर बनेंगे। और आपका मतलब जो बोलते हैं ना पूरे समाज में भोकाली, आज आपका रिजल्ट आएगा, कल आप एकदम बहुत प्रिविलेज हो जाएंगे, सब लोग रिश्ता जोड़ने लग जाएंगे आपसे। जो आपको कभी नहीं पढ़ाया है वो बोलते फिरेंगे वो तो मेरा स्टूडेंट है। सब जिस टीचर को आप भूल भी गए होंगे वह भी बोलेंगे कि हमारे स्टूडेंट है। जो रिश्तेदार बुआ, नानी, मौसी कौन कौन सा जोड़ जाड़ के आएंगे आपके पास, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो वो किस पर निर्भर करेगा, ये समझिए। सबका महत्व है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट। कई बार मैं पहले वीडियो में ये बता चुका हूँ कि कैसे ये है, साइंटिफिकली भी मैंने बताया, अभी भी आप लोगों से रिपीट करूँगा। और जो सर्वेश सर हैं बहुत डिटेल में इसको थोड़ा ड्राइव करेंगे, रोशन सर भी थोड़ा इस पर बहुत डिटेल में फोकस डालेंगे। हम थोड़ा लमसम आइडिया के साथ अपनी बात को ख़त्म करेंगे, तो वो ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि अगर हम लोग बीपीएससी बात करें, थोड़ा इसका डायनेमिक्स यूपीएससी में बदल जाता है, ये समझिए।
जो अभी हम बात करने वाले हैं वो स्पेसिफिकली बीपीएससी के लिए बात कर रहे हैं, और हमारा फोकस पॉइंट भी है, अगर पोस्टर देखे होंगे तो उसमें 70वीं और 71वीं बीपीएससी की बात हम लोग कर रहे हैं। इन दोनों को टारगेट लेकर चल रहे हैं हम लोग। इसमें बहुत स्टूडेंट हैं जो 71वीं के लिए हैं, बहुत स्टूडेंट हैं जो 70वीं के लिए हैं, तो उन दोनों को हम लोग टारगेट करके आगे बढ़ रहे हैं। तो जो अभी हम डिस्कस करेंगे इसको आप यूपीएससी में मत इंक्लूड कर दीजिएगा। उसका रीज़न है कि अभी समझ लीजिए बीपीएससी में इंटरव्यू का मात्र 120 नंबर का है, और यूपीएससी में वो बहुत ज़्यादा नंबर का हो जाता है। समझ गए? यूपीएससी में मेंस में स्केलिंग होता है, वहाँ पे मार्क्स के अंदर में स्केलिंग एक पद्धति है जिसके कारण मतलब जो ऑप्शनल पेपर इन चीज़ों को स्केल किया जाता है, ताकि मतलब जो बहुत बड़ा गैप मेंस में ना बने। बीपीएससी में वो चीज़ नहीं होता है। अगर आप किसी सब्जेक्ट में नंबर उठा लिए तो वो आपका हो गया। यहाँ पे स्केलिंग बोल के ऐसा अभी फंक्शनल नहीं है। कभी बोलते हैं ये लोग मॉडरेशन करते हैं, लेकिन मॉडरेशन भी कितना फंक्शनल है, कितना साइंटिफिक है वो नहीं पता हम लोगों को। लेकिन कोई कोई का मतलब नंबर में गैप काफ़ी दिखता है। अब मैथमेटिक्स पहले ऑप्शनल हुआ करता था, 400 में 396 नंबर लाए हुए हैं, मैंने देखा है ऐसा स्टूडेंट को, तो कितना आगे चला गया वो। बाकी लोग 200-250 के आसपास हिल रहे हैं, अब वो उसका पहुंच गया 350 पौने 400 नंबर, तो 125 नंबर का केवल लीड ले लिया वो ऑप्शनल में, तो वहाँ से वो क्या होगा, बहुत आगे निकल चलेगा ना। तो ऐसे रिजल्ट मैंने देखे हैं कई। तो अब आप समझिए कि अगर मान लीजिए हम लोग बात करें, इसको समझिए, ये आपका पीटी एग्जाम है, मेंस है और इंटरव्यू है। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये आपका गेट पास है। कोई बंदा मान लीजिए अगर 99 कटअप है, 99 नंबर लाया उसको भी पास मिलेगा, 120 नंबर लाया उसको भी पास मिलेगा, 135 नंबर आएगा उसको भी पास मिलेगा, सब लोग चलेगा मेंस में। वहाँ ऐसा भी नहीं है कि सिनेमा हॉल जैसा नहीं बना हुआ है। पहले हम लोगों के यहाँ होता था क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 सिनेमा हॉल रहता था, अब तो ऐसा नहीं है, लेकिन पहले ऐसा होता था, अलग अलग टिकट रेट ऊपर नीचे ऐसा बैठते थे, बालकोनी क्या क्या बोलते थे वो लोग। तो ये गेट पास सबको मिलेगा। और ये नंबर यहाँ आप मान लीजिए कोई 99 नंबर लाया और कोई 135 नंबर लाया, तो उसको लीड नहीं है वहाँ। ऐसा नहीं है कि वो जो 36 नंबर का लीड नहीं होगा, आगे उसका नहीं जुटना है। अब यहाँ देखिए कि 900 नंबर का आपका हो रहा है। कितना नंबर का हो रहा है? 900 नंबर का हो रहा है। और यहाँ पे आपका कितना नंबर का हो रहा है? 120 नंबर का हो रहा है। इसको थोड़ा बारीकी से समझना है, जो ऑनलाइन वो भी समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना 65 से 80 85 के आसपास ये रह रहा है नंबर, 60 से लेके 60, 65, 70, 75, 80, 85, ये एक नॉर्मल रेंज है। अब नॉर्मली किसी किसी को कम भी आ जाता है, लेकिन ऊपर नहीं जाएगा। 90 बहुत रेयर, मतलब किसी बच्चों को सुना है मैंने। अच्छा रैंकर्स को भी देखा 75 नंबर के आसपास, 80 के आसपास रहता है सर। तो ये ध्यान में देना है कि इस जगह में आप गौर से देखिए कि जो स्टूडेंट है जितने, अगर मान लीजिए कि 1500 बच्चा अगर मान लीजिए 500 सीट है और 1500 स्टूडेंट इंटरव्यू लिख रहा है, तो सबके बीच में गैप कितना नंबर का है? 15 से 20 नंबर का गैप है। ये आपका गैप है। इसी रेंज में सबको ही मतलब आगे पीछे चल रहा है। हो सकता है कि कोई आदमी 65 नंबर ला के पास हो गया हो और कोई आदमी 85 नंबर ला के नहीं पास हुआ हो। ऐसा बहुत केस है कि वो इंटरव्यू में खूब अच्छा, जो हाईएस्ट नंबर रेंज गया वहाँ पे गया, और लेकिन फाइनली वो पास नहीं हो पाया। यहाँ पे रेंज समझिए, यहाँ एक बड़ा रेंज है। यहाँ पे 150-200 नंबर से शुरू होता है, और ये आपका मान लीजिए 550 और पौने 600 के आसपास तक जाता है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा ये गैप क्रिएट करता है, और इसको फिर हम लोग एक नेक्स्ट ग्राफ में समझने की कोशिश करेंगे। ये समझ में आया आपको? एकदम क्लियर समझिए कि जो प्री एग्ज़ाम है वो सिंपल गेट पास है। इंटरव्यू में बहुत बड़ा गैप नहीं है बच्चों के बीच में, वहाँ क्रिएट नहीं हो सकता। इसी जगह में इंटरव्यू में हम ऐसे, यूपीएससी के लिए हम नहीं बोल सकते हैं, यूपीएससी में बहुत बड़ा गैप क्रिएट होता है, वहाँ 150 नंबर का 150 नंबर तक का गैप क्रिएट होता है। लेकिन इस जगह में हम लोग देख रहे हैं क्या 15-20, ऐसा उसके ज़्यादा गैप नहीं है। तो इस जगह में आप कभी भी अपने रिजल्ट को वो नहीं कर सकते, ओवरकम नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए आपका किसी कारण से मेंस में कम नंबर है, तो यहाँ पे ओवरकम करने का ऑप्शन बीपीएससी में नहीं है। एकदम इसको जहन में बैठा लेना है।
तो ऐसा नहीं है कि आप ये इंटरव्यू को इग्नोर कर देंगे, सो नहीं। लेकिन जब प्री और मेंस की हम अच्छी तैयारी करते हैं, बहुत एनालिटिकल तैयारी करते हैं, तो इंटरव्यू हमारा अच्छा निकलता है। इसमें ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं निकलेगा, वो इतना रेंज में नंबर आपको मिल जाएगा जहाँ तकलीफ नहीं होगी। अब आप समझिए कि अगर मान लीजिए 200 भी अगर हम जोड़ लें, इधर 550, तो गैप कितना का है? 350 नंबर का रेंज गैप चल रहा है लोगों के बीच में। तो यही एक जगह है जो कि आपको अधिकारी बनाएगा। रैंक लाएंगे या नहीं लाएंगे वो इस पे निर्भर करेगा। और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये समझिए कि हम लोगों को पता था मेंस में हमारा इतना मार्क्स था कि मतलब उस साल हम सर्वाधिक नंबर लाने वाले में से थे। तो इसलिए इंटरव्यू का हम लोगों को कभी टेंशन नहीं था कि क्या नंबर देगा नहीं देगा। हमको पता था 5-7 नंबर भी हमको इंटरव्यू में देगा, तभी भी हम जो चाह रहे थे वो हमको मिल जाएगा। वो इसीलिए मतलब कभी टेंशन नहीं रहा इस बात का। और रिजल्ट मतलब बहुत अच्छे से मतलब निकला। तो इस जगह में डोमिनेट करना। अब है क्या कि यहाँ पे इस मामले में ऐसा नहीं कि हम अपनी तारीफ यूजुअली हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ मैं करना चाहूँगा। वो आदत नहीं है हम लोगों का, आदत में शुमार नहीं है, लेकिन अब छात्र हित में ये बताना पड़ेगा हमको। ये समझिए कि मेंस के ऊपर जो हम लोगों की पकड़ है पिछले कई एग्ज़ाम से, 5 साल से हम लोग का टीम काम कर रहे हैं, 4 साल मतलब 5वां साल चल रहा है सर ये। तो हम लोगों का इसमें इसलिए हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं जब कभी आपस में भी बात करते हैं कि जो हमारी पकड़ है मेंस में प्रश्नों के ऊपर, प्रश्नों की व्याख्या के ऊपर, और पढ़ाने के क्रम में जो आप लोग देखते होंगे कि मेंस की जो व्याख्या हम करते हैं, तो शायद ही कोई टीचर होंगे, ऐसा नहीं कि मतलब एब्सोल्यूट हैं हम, फिर भी मतलब रेयर मतलब टीचर होंगे यहाँ से लेकर के दिल्ली तक जो वो हमारे स्तर का पकड़ रखते होंगे इस चीज़ में कि क्वेश्चन का व्याख्या और क्वेश्चन की प्रवृत्ति उसको समझना। और इस बार इसमें तो मतलब समझिए कि हम लोग नंबर 1 है। कोई हो सकता है कि 500 करोड़ का बिजनेस कर रहा होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। जो मतलब 68 मेंस में हिस्ट्री पोर्शन में जो सवाल आए उसमें मतलब एकमात्र सेंटर है जो रोशन सर बताए जिस चीज़ को जो एकदम एबनॉर्मल चीज़ था वो आया सवाल। क्या सर? वो एकदम एबनॉर्मल था। बच्चे कहते थे कि सर ये अभी तक का ट्रेंड में नहीं है, लेकिन सर ने पढ़ाया और वो एग्ज़ाम में आया। तो ये गट्स और बाकी किसी का नहीं है। और उसका एक रीज़न है कि मतलब हम लोग बहुत सीरियसली एक तो आपस में क्रॉस डिस्कशन करते हैं हर विषय का। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए सर इकोनॉमिक्स और पॉलिटी पढ़ा रहे हैं तो वो हमसे पॉलिटी इकोनॉमिक्स डिस्कस नहीं करेंगे, या मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ तो सर हमसे साइंस डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम लोग आपस में क्रॉस डिस्कशन भी करते हैं और बहुत सूक्ष्म स्तर पर जा करके प्रश्नों को देखते हैं और उसके बदलते ट्रेंड को देखते हैं। अभी जो आप देखेंगे पिछले 4-5 एग्ज़ाम को कंटिन्यूअस आप अध्ययन करेंगे, वो चीज़ आप अभी नहीं पकड़ पाएंगे। जो लोग अभी मेंस पास करने का लेवल में होगा वो स्टूडेंट पकड़ लेगा उस चीज़ को जो हम बताना चाह रहे हैं। कि अब देखेंगे कि 64, 65, 66, 67 ऐसा जो एग्ज़ाम आया तो हर बार मेंस का प्रवृत्ति बदलते गया। एग्ज़ाम पैटर्न में भी कुछ बदलाव आए, शॉर्ट क्वेश्चन इंक्लूड हुआ, उसमें कंपलसरी क्वेश्चन इंक्लूड हुआ। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि उसको डिनाई कर सकें। पहले ऐसा नहीं था, 6 क्वेश्चन हैं उसमें से चाहे 3 करने हैं हमको, तो वो उस समय में ऑप्शन होता था हम नीचे से 3 कर लें, ऊपर से 3 कर लें, बीच से 3 कर लें। अब ऐसा नहीं है, पहला क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी है एंड एनी हाउ यू हैव टू डू इट। आपके पास नो ऑप्शन। समझ गए? तो वैसे क्वेश्चन को भी पकड़ने के लिए आपके पास एक बेहतर रेंज ऑफ स्टडी चाहिए। आप चाहेंगे कि नोट बेस्ड पढ़ाई कर लेंगे और मतलब जुमला बेस्ड रील बेस्ड पढ़ाई कर लेंगे तो नहीं होगा। रील में फिर रील ही देखते रह जाएंगे, उससे बचना है, ये समझिए। अब इसका एक डायनेमिक्स पकड़िए कि अगर मान लीजिए ये समझिए कि 450 पे इंटरव्यू कॉल हुआ स्टूडेंट को, ये मतलब लास्ट कट ऑफ था जहाँ पे कि मेंस में स्टूडेंट को इंटरव्यू कॉल हो गया। क्लियर है? और जो उस साल का हाईएस्ट गेनर है 550 नंबर है। ये मतलब ऐसा इसको रूल मत मानिएगा, मैंने एक एवरेजिंग किया है, ठीक है, अनुमानित ये किया है। इन दोनों के बीच में हम लोग क्या होगा, कुछ 500 के आसपास का रेंज होगा। अब आप समझिए कि इसमें स्टूडेंट है, ये सब जो हम गोल गोल घेरा लगा रहे हैं वो क्या है, ये सभी स्टूडेंट है। इसी में आएगा वो 450 से लेकर के 550 के बीच में नंबर रहेंगे उनको। क्लियर है कि नहीं? इतना तो सब समझ रहे हैं। अब आप बताइए कि कोई भी आदमी इस बात को समझ सकता है
कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट इधर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, ये जो शिफ्ट कर रहा है उनका रिजल्ट, मतलब इधर से ऊपर की तरफ जो शिफ्ट कर रहे हैं उनका रिजल्ट भी होने का चांसेस बढ़ता जा रहा है। नहीं कि जो बच्चा मान लीजिए 450 लाया उसके रिजल्ट होने के चांस सबसे कम है, जो 470 लाया उनका थोड़ा उससे बढ़ेगा, जो 480 लाया उनका और बढ़ेगा, 490 लाया उनका और बढ़ेगा, 500 लाया और बढ़ेगा, 510 और बढ़ेगा। ऐसा करते करते जैसे जैसे इस रेंज में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपका रिजल्ट होने का चांस एकदम बढ़ जाएगा। और इस रेंज के बच्चों का हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है नहीं, और इधर क्या है, लो प्रोबेबिलिटी नहीं। तो आपको ये तय करना है कि आपको इधर शिफ्ट करना है अपने आप को या इधर बने रहना है, ये समझिए। और इधर जब शिफ्ट करेंगे तो अब होता क्या कि देखिए, बहुत से बच्चा, अभी एक बच्चा मुझे फ़ोन किया, 3 साल से इंटरव्यू दे रहा है, वो 3 लगातार एग्जाम इंटरव्यू दिया लेकिन उसका नहीं हो रहा है। और वो फ़ोन में हमको बोला, हम बोले हम तुम्हारी समस्या समझ चुके हैं। तो बोले सर और बात बताया ही नहीं। तो हम बोले हम समझ गए हैं, ऐसा बहुत बच्चों को डील करते हैं। जैसे आप 10,000 12,000 रुपया का MRI कराते हैं, उसके लिए पूरा जतन करते हैं, पैसा लगाते हैं 12,000 रुपया, 2 घंटा वहाँ वेट करते हैं, 1 घंटा MRI में लगता है, दूसरे दिन उसका जाके आप क्या लेकर आते हैं, रिपोर्ट लेकर आते हैं, फिर डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। तो आपके लिए तो 48 घंटे का वेंचर है, 15,000 12,000 रुपये का वेंचर है। आप मतलब उतना टेंशन झेले उसका वेंचर है। डॉक्टर उसको कितना देर देखता है, 15 सेकेंड, उसके आगे देखता नहीं है वो, समझे। आपके लिए इतना बड़ा वो वेंचर है, MRI कराना इतना इजी वेंचर तो है नहीं, सबको तो बात बात पे कराता नहीं है। तो आपके लिए एक बिग डील है वो, लेकिन डॉक्टर उसको 15 सेकेंड पढ़ता है। वो नीचे जो 2 लाइन लिखा रहता है वो एनफ पढ़ेगा। आप बोलेंगे सर थोड़ा प्लेट देगा, वो समझ जाएगा, ठीक है। तो अभी रिसेंटली हम लेके गए थे डॉक्टर के यहाँ, तो हम भी वही आदत से लाचार, हम बोले सर प्लेट भी लेके आया हूँ मैं, देख। बोला कि मतलब तो वो हमारे पुराने परिचित हैं, बोले DSP साहब मैं समझ गया, आप चिंता मत करिए, जैसे आप चोर को समझ जाते हैं वैसे हम भी समझ गए इसको, ठीक है। तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो अब है क्या कि उसका प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है वो समझिए। वो एक घिसा पीटा पैटर्न पे जो चलता है, यहाँ पे एग्जाम लिख रहा है। ये घिसा पीटा पैटर्न क्या है, कुछ क्वेश्चंस का मतलब अपना ये है, PDF है, उसको कर लो, इसको कर लो, वैसे कर लो, इतना फिक्स मतलब आंसर लिख दो और उसका सोचेंगे कि हमको मिल जाएगा। अब होता है क्या है कि देखिए, जब आप नोट बेस्ड पढ़ाई पढ़ते हैं तो इसमें क्या है कि कोई भी एक टॉपिक होगा ऊपर में हेडलाइन में, या नहीं तो क्या होगा, क्वेश्चन मोड में होगा। पहले यहाँ मैंने देखा है बहुत बच्चों को, जैसे नाम लेके मैं बताना चाहूँगा कि ऑप्शनल पेपर में जब हम UPSC लिखते थे तो उस समय में राज बिहारी सिंह ज्योग्राफी में और बलराम तिवारी सर जो है हिंदी में, तो उनका नोट मैंने देखा कि वो एकदम क्वेश्चन आंसर मोड में रहता है, कि क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसका आंसर लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है उसका आंसर लिखा हुआ है। बाद में थोड़ा कुछ उसको मॉडिफाई कि एक टॉपिक लिखा हुआ है, जैसे मानसून एक टॉपिक है ज्योग्राफी में, समझ गए। तो वो क्या हुआ कि वो मतलब मानसून के बारे में लिखा हुआ, एग्जाम में कुछ और आ गया आपका, समझ गए, कि केवल मानसून बोल के नहीं आया, तो उसमें मतलब आगे पीछे कई शब्द जुड़े हुए हैं। आप मानसून पूरा पढ़ के आए, वहाँ गए, एकदम जितना जानते थे सब उड़ेल दिए। आप यहाँ सोच रहे हैं अरे ये तो बना बनाया क्वेश्चन मिल गया हमको बहुत नंबर मिल जाएंगे, समझ गए। तो ये घिसा पीटा वाला लोग सबसे पहले दे डू नॉट नो क्वेश्चन को कैसे पढ़ें, वो नहीं जानते। आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे, हम लोग सेशन चलाए थे इसमें और बहुत इफेक्टिव सेशन चलाए थे, बहुत लोगों को बहुत लाभ हुआ। तो उसमें क्वेश्चन को पढ़ना एक जादूगरी है। जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप उसको देखेंगे और उसको खंडित करेंगे, तब आपको लगेगा कि देयर आर सो मेनी डिमांड्स, एक डिमांड नहीं है। और जो क्वेश्चन जितना कम लेंथ में मतलब है, वो अगर एक लाइन में है तो वो और पेचीदा है, उसमें और मतलब डिमांड को खोजना पेचीदा है, समझे। और निश्चित होगा कि एक डिमांड नहीं होगा क्वेश्चन का, क्लियर है। और जितना मान लीजिए कि 4 लाइन में क्वेश्चन है तो डिमांड खोजना आपके लिए ज़्यादा इजी है, क्योंकि उधर बाइफर्केटेड लिखा हुआ है, क्लियर ऐसा कर, समझ गए। तो ये समझिए, एक लाइन के क्वेश्चन आ जाए तो एक बार जरूर सावधान हो जाइए कि ये एक लाइन का क्वेश्चन नहीं है। लेकिन क्या होता है, जो बिहारी बच्चे हैं वो, अब एक बात मैं यहाँ और कहना चाहूँगा, देखिए कि कई बच्चे हम लोगों से खार खाते हैं और वो बहुत गाली भी देते हैं।
उसका रीज़न है कि हम आपको एग्ज़ाम पास कराने की बात करते हैं। वो एक मतलब चैलेंजिंग टास्क है, उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। लेकिन अदर काउंटर पार्ट जो हमारे पटना में लोग हैं या यहाँ से दिल्ली में लोग हैं, वो आपको बताते हैं ईजी, कि कैसे ईजिली हो जाएगा। हम आपको एक प्रोसेस की बात करते हैं और उधर लोग क्या बात करते हैं, ईजी। अरे ये क्या है, 4 क्वेश्चन पढ़ लेंगे हो जाएगा। तो आप सोचते हैं कि काहे उधर इतना माथा मारना है, काहे मुझे सर के साथ में योजना पढ़ना है, मुझे काहे कुरुक्षेत्र पढ़ना है, मुझे क्यों साइंस टेक का मतलब हिंदू का पेज पढ़ना है, क्यों मुझे मतलब एनालिटिकली हमको आईआर को देखना है। चलो 4 क्वेश्चन हम देख लेंगे और मेरा काम बन जाएगा। काम क्या बनेगा, बस वही वाला स्थिति होगा जो 3 बार से इंटरव्यू दिया है, इधर फंसे रहेंगे आप। तेज बच्चों का भी हालत मतलब, और जो बहुत मेहनती बच्चे हैं वो भी यहाँ फंसा रहता है, 3 साल 4 साल 5 साल फंसा रहता है, क्योंकि वो कभी रिव्यू नहीं करते हैं और रिव्यू उसको कराने वाले लोग नहीं है उसके पास में। ये भी एक बड़ा मतलब दुखद बात है। वो जिसके पास जाएंगे, किसी सीनियर के पास जाएंगे, किसी टीचर के पास जाएंगे, कोई पास किया हुआ आदमी के पास जाएंगे। अगर कोई पास किया हुआ आदमी है तो क्या एग्जैक्टली वो इस चीज़ को समझता है? कोई ज़रूरी नहीं है। जो उस पर मेहनत करेगा वो समझेगा। मेरे साथ बहुत लोग डीएसपी हुए, तो क्या सब लोग समझते हैं इस चीज़ को कि एग्ज़ाम पैटर्न को? नहीं। अभी हमारे बैच के जितने भी डीएसपी हैं या उस बैच के आगे पीछे मतलब पिछले समझिए कि 15 साल में जो भी अधिकारी बने हैं, मेरा हुआ 11 साल हो गया पूरा, समझ गए, तो वो सब लोग उसके घर परिवार का कोई भी आदमी अगर तैयारी करता है तो वो मेरे पास भेजते हैं। हम उनको बोलते भी हैं कि भाई आप खुद एग्ज़ाम पास किए, तो बोलता सर हम लोग तो अब छूट गया। ठीक है, तो अब होता क्या कि बच्चे किसी अपना यहाँ लोकल टीचर के पास जाएंगे, किसी अपना सीनियर के पास जाएंगे, किसी फैमिली में पास किया हुआ आदमी होगा या उसका कॉलेज का होगा उसके पास जाएगा, वो भी उसी तरह से पैटर्न में बता देगा। अब मान लीजिए जो एग्ज़ाम में 53 पास हुआ, 47 पास हुआ, वो पैटर्न पे क्या आज 69, 70, 71 पास कर सकेगा? कोई नहीं कर सकेगा। तो यही मतलब ये प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन को कैसे हमको पढ़ना है और कैसे उसका मतलब डिमांड को समझना है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग। अब डिमांड है मान लीजिए 36 नंबर का क्वेश्चन है, 36 नंबर का आपका क्वेश्चन है और 4 डिमांड आप निकाल लिए, तो क्या इन चारों डिमांड को 9 नंबर जाएगा इस पे? कभी नहीं होगा। उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ता। हो सकता है कि कोई एक ऐसा डिमांड होगा जो उस क्वेश्चन का एकदम कोर होगा, उस पर सबसे ज़्यादा डिस्कस करना है और उसका वेटेज 20 नंबर तक जा सकता है। अगर कोई स्टूडेंट इसको छोड़ के बाकी सबको लिख दिया तो 20 में तो वो क्या करेगा? वो 9 नंबर मान के अगर उसको लिखा है तो इस 20 में तो वो आधा कर देगा ना, 10 पे मार्किंग करेगा आपको। 10 पे मार्किंग करेगा तो कितना नंबर देगा आपको? 6 नंबर देगा। तो 4 और 10 14 नंबर तो ऐसे ही घट गया। 36 में आप माइनस कीजिए 14, कितना बचा? 22। कितना नीचे खिसक गया? नहीं। तो ये इन चीज़ों को पकड़ने के लिए हम लोग बहुत प्रयासरत हैं, मेहनत कश हैं और इस पर हम लोग और सेशन लेकर आएंगे। एक सेशन से ये होगा नहीं, क्योंकि अगला अब हम लोग सेशन करेंगे क्वेश्चन वाइज कि कैसे क्वेश्चन को पढ़ना है, कैसे उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसको हम लोगों को पढ़ना चाहिए, सोर्स मटेरियल हमारा क्या होना चाहिए वो बताएंगे। और इस मामले में जो मैं कहा आपको पहले कि हम छात्र हित में ये बताना चाहते हैं कि हम लोग बेस्ट हैं। ये नहीं बोलते हैं यूजुअली, हम लोगों का मुंह से नहीं निकलता है, लेकिन बहुत हिम्मत जुटा के ये बात कह पा रहे हैं आप लोगों को, और सिर्फ इसलिए कह पा रहे हैं कि वो अपनी तारीफ़ के लिए नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपका हित हो इसमें। आप उस पैटर्न को पकड़िए तभी रिजल्ट होगा, नहीं तो यहाँ पे एक मतलब बहुत परफेक्ट बनने की कोशिश किए और सैकड़ों करोड़ रुपया कमा के अपना तो परफेक्ट हो गए, समझ गए, अब बाकी लोग रह गए इधर ही। कई बच्चों को मतलब हम बोला कि तुम अगर उस कोचिंग में पढ़ रहे हो तो भाई बताओ कि कोई तो देखे होगे कि पास किया। यहाँ तो तुम लोग देखे हो कि फलना पास किया, चिलना पास किया, देख के गए हो ना भाई कि हमारा 8वां रैंक लाया यहाँ से स्टूडेंट, या 54 रैंक लाई किसका, पूजा का, अंजलि का था। हाँ, तो ऐसे जो बच्चे हैं उनको आप देख पा रहे हैं। अभी जो 69 रिजल्ट आएगा इसमें भी डैम श्योर है, हम लोग बहुत होपफुल हैं कि हम लोग टॉप 10 रैंक निकाल सकते हैं इस बार। और कई बार हम इस बात को रिपीट कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब अगर वो निकलेगा तो वो अंदाजे नहीं होगा, वो हमारा कैलकुलेशन है, नहीं निकलेगा तो ये मेरा दुर्भाग्य होगा। ये समझ आप अपने आप को इस रेंज में लाइए और इस रेंज में
लाने के लिए जो बेसिक चीज़ है उसको समझिए। थोड़ा बताएंगे सर्वे सर और ज़्यादा बताएंगे। जो आपका सिलेक्शन ऑफ सोर्स मटेरियल वो बहुत सॉलिड होना चाहिए। जो आपका रीडिंग पैटर्न है वो भी बहुत साइंटिफिक होना चाहिए। ये तो नहीं होगा तो नहीं होगा। प्रैक्टिस। अभी आए दिन किसी से पूछ लीजिएगा, सेट बना रहे हैं, क्या कर रहे हो? सेट बना रहे हैं। समझ गए? क्या कर रहे हैं? तो राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो? तो उसका कुछ पता नहीं कैसे। क्वेश्चन है लिख रहे हैं, क्वेश्चन है लिख रहे हैं, और कहीं पे मतलब अपना डाल रहा है, वो पीडीएफ लोड कर रहा है, और उधर से ये अगर मान लीजिए आप एक पेज आपने लिखा, इस तरह से आपका कंटेंट लिखा हुआ है, और इधर आपको मतलब जो चेक होके आता है, क्या चेक आता है? ऐसा ऐसा टिक किया रहेगा पूरा पेज पे आपका, समझे? और अंतिम में आपका कमेंट लिखा रहेगा। थोड़ा इसको कंसंट्रेट करके लिखें, थोड़ा और कुछ पॉइंट लिखें, डायग्राम डालें, कुछ अशुद्धि है, ये सब कुछ कुछ उसका एकदम स्टीरियो टाइप कमेंट है, उतना लिख देगा। तो क्या इस प्रैक्टिस से हमारा कुछ होगा? कभी नहीं होगा। प्रैक्टिस को समझिए कि कोई भी चीज़ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे कोई क्वेश्चन का, तो उसके लिए पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास नॉलेज हो, ज्ञान होना चाहिए, आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए, आपके पास कंटेंट होना चाहिए। दूसरा क्या है कि आप उसको लिखें। क्या लिखें? क्वेश्चन का, ठीक है, आप लिख लिए। अब अगर मान लीजिए कि ये नहीं होगा बढ़िया, तो क्या फायदा मिलेगा? आप कंटेंट अपना जमा कर लिए पढ़ के, खुद से या टीचर के माध्यम से, और आपने क्वेश्चन का आंसर भी लिख लिया, लेकिन अगर आपका उसका प्रॉपर रिव्यू नहीं हुआ कि ये क्वेश्चन के डिमांड के अनुरूप आंसर लिखे गए हैं या नहीं लिखे गए हैं, या फिर मतलब जो उसका मतलब जो लैंग्वेज होना चाहिए वो लिखा गया कि नहीं, जो उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो सही है कि नहीं, उसका मेन बॉडी सही है कि नहीं, कंक्लूजन सही से ड्रॉ हुआ है कि नहीं, अगर इन चीज़ों पे पैराग्राफ वाइज आपको अगर रिव्यू नहीं मिला, तो उस प्रैक्टिस को आप क्या कीजिएगा ये बताइए। जैसे क्रिकेटर लोग प्रैक्टिस करता है जा करके, तो उसका कोच वहाँ बैठा रहता है, कोच फ्री का पैसा नहीं लेता। अब देखे होंगे कि अभी ओलंपिक हुआ है, जो प्रकाश पादुकोण थे वो बहुत गुस्सा हुए हैं। ये मालूम है कि नहीं आपके लक्ष्य सेन के ऊपर भी? वो बोले थे कि हम कोई चौथा पोजीशन के लिए इतना मेहनत नहीं कर रहे थे, और काफ़ी वो मतलब एनवाइट थे। मैच में देख रहा था वो, क्योंकि वो उसको मालूम चल रहा था कि ये हारा हुआ मैच हम मतलब जीता हुआ मैच हम हार रहे हैं, समझे? उस मैच को मैंने प्रॉपर रिव्यू देखा, क्योंकि हम भी खुद स्पोर्ट्स मैन हैं तो बारीक चीज़ों को समझते हैं। स्कूल लेवल पे हम लोग भी नेशनल लेवल तक खेले हैं, तो कंपटीशन जो भी होता है भले ओलंपिक हो, लेकिन जो फील आता है वो बराबर का फील आता है। तो उसको हमने जिया है, तो इसलिए हम वहाँ पे देख पा रहे, समझ पा रहे थे कि कोच के चेहरे पे कितना मतलब था, कितने इन्वाइट थे वो, क्योंकि वो जीता हुआ मैच कुछ माइनर मिस्टेक की वजह से हार गए, और वो मतलब जो मिनिमम सिल्वर मेडल उनका फिक्स था, वहाँ से वो निकल गए बाहर और चौथे पोजीशन पे चले गए, समझ गए? तो अब क्या है कि उनको जो कोच बाद में रिव्यू किए होंगे, क्योंकि अभी वो यंग प्लेयर है, तो अगला फिर मतलब ओलंपिक को फोकस करेगा, ऐसा नहीं है कि दुखी होकर बैठ जाएगा। तो उनके पूरे मैच को शॉट वाइज जितने भी शॉट्स खेले हैं, जहाँ जहाँ उसने पॉइंट गंवाए हैं, समझे, उन सारे को बताया होगा। कई बार उसको फॉरवर्ड करते होंगे, बैक करते होंगे, फॉरवर्ड करते होंगे वीडियो को, और तब बताते होंगे कि इसको ऐसे लेना चाहिए, वैसे लेना चाहिए। जब उनको 3 गेम पॉइंट मिला हुआ था, तब उन्होंने जो मतलब सर्विस लिया, तो वो मतलब एकदम से स्मैश सर्विस दिया उनको। हम लोग देख के मतलब समझ पा रहे थे कि ये ब्लंडर है, उस लेवल पे बहुत ब्लंडर है, क्योंकि वहाँ से उसको कमबैक करने का मौका मिल गया, ये समझिए। क्योंकि अपोनेंट को अगर आप एक स्मैश सर्विस देते हैं और आप सर्विस कर रहे हैं, प्रिविलेज पॉइंट पे आप हैं, है ना, मैच तो वहीं खो गए हम। तो वही मेरा कहना है कि जो आपने लिखा कोई भी क्वेश्चन को, अगर उसको पैराग्राफ वाइज अगर बिंदुवार उसका रिव्यू नहीं हुआ, तो समझिए कि ऐसा प्रैक्टिस का कोई मतलब नहीं है। आप 1000 प्रश्न लिख लीजिए, अपना पढ़ लीजिए, फाड़ लीजिए, कहीं से चेक करा लीजिए, उसका कोई आपका मतलब इम्प्रूवमेंट में रोल नहीं है। उससे आप जो सोचेंगे कि आपका राइटिंग स्किल इम्प्रूव करेगा, ये कभी नहीं करेगा।
समझ गए। अब है क्या कि मतलब लोग सोचते हैं कि जीएस का क्वेश्चन लिख रहे हैं तो भाषाई अशुद्धता भी चल जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई एग्जामिनर है, अगर आप भाषाई अशुद्धता का यूज करेंगे तो उनके हमेशा खटकेगा, समझे। तो वो यूजुअली हम देखते हैं कि रिव्यू में कभी भी भाषाई अशुद्धता के बारे में बात नहीं करते हैं टीचर। वो केवल सोचते हैं कि इंग्लिश हिंदी लिटरेचर में ही उसका हम ध्यान रखेंगे, ऐसी बात नहीं है। अब तो आपके लिए ये समझिए भाषाई शुद्धता होना एकदम कंपलसरी है। कब? जबकि आपके पास 3 क्या हो गए लेख, जो 3 ऐसे आ गया ना, निबंध आ गया। आप बताइए कि ये निबंध में भाषाई शुद्धता का बहुत इंपॉर्टेंट, कंप्लीट लिटरेचर की चीज़ है। वहाँ पे अगर आप गच्चा खाएंगे अशुद्ध लिखेंगे, अवर्तनीय अशुद्ध लिखेंगे, लिंग और वचन आप अशुद्ध लिखेंगे तो आपका धीरे धीरे मार्क्स उसमें डिक्लाइन करेगा। तो इसीलिए मतलब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मतलब भाषाई शुद्धता पे भी ध्यान देना। तो ये जो रिव्यू है, जब तक ये आपका बहुत स्ट्रांग नहीं जाएगा, ये जब बहुत स्ट्रांग नहीं जाएगा तो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। आप लाख मेहनत कर लीजिए, इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो इस रिव्यू पे बहुत बल देना है। और रिव्यू कौन करेगा? सब कोई कर लेंगे? ये बताइए, सब नहीं कर पाएंगे, समझे। जो केवल फैक्ट पढ़ाते हैं, जो आपका किसी मुद्दों पे डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, वो आपका रिव्यू नहीं कर पाएगा। जो पैटर्न ऑफ स्टडी है हम लोग उसको केवल ऑब्जेक्टिव नेचर में बदल दिए हैं, और सारे मतलब जो लोग पढ़ा रहे हैं वो एक प्री का हिसाब से। तो ये ध्यान में रखना है आपको। अभी क्या हुआ, मतलब एक बच्ची थी, वो कहीं बहुत बड़े कोचिंग में पढ़ रही, पटना का, पैसा दे दी वो, अब बोली कि सर 2 महीना में मेंस का नोट्स पकड़ा दिया, बस हो गया। मेंस नोट्स से होगा? नोट्स क्या उसको बाजार में नहीं मिलता? मिलता कि नहीं मिलता, ये बताइए। किसका नोट्स नहीं मिलेगा बाजार में? तो नोट्स पकड़ा देंगे तो आपका हो जाएगा। कि आपको डिस्कशन करके जिस तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा वहाँ ध्यान ले जाना मेरा काम है। जिस बिंदु पे आप नहीं सोच पा रहे हैं वहाँ सोचने के लिए आपको सिखाना मेरा काम है। वही काम तो हमको करना है, और यही काम हम लोग करने आए हैं। अब ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। सर्वेश सर और रोशन सर आप लोगों को और इसमें बहुत विस्तार से बताएंगे। उनको फॉलो कीजिए, उनको सुनिए, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस है सर्वेश सर का, आप ये समझिए कि बहुत कम टीचर हैं, बहुत कम। पूरे अगर मान लीजिए कि सिविल सर्विसेज वर्ल्ड में हम लोग गिन लें तो उंगली पे भी, एक हाथ का उंगली पे नहीं पड़ेगा उनके कैलिबर का टीचर, समझे। रोशन सर जितना मतलब एनर्जी के साथ आए हैं और जितना एनर्जी के साथ वो नए चीज़ों को इंक्लूड कर पा रहे हैं, वो भी एक मतलब मार्वेलस चीज़ है, ये समझिए। और हम मतलब इस बात के मतलब उनके मुरीद हैं कि वो जैसे ऐसे में भी कई बार हम लोग डिस्कस होता है, बोला सर ये आने का चांसेस है, पिछले बार भी बोले और आ गया एग्जाम। और जीएस हिस्ट्री में जो चीज़ बताया वो तो बहुत मतलब समझिए कि मार्वेलस है। अगर कोई आदमी मार्केटिंग करने वाला लोग होता ना, केवल उसी बिंदु पर मार्केट करके यहाँ 2000 लड़कों का भीड़ लगा लेता, ये समझिए। वो इतना बड़ा चीज़ था। लोग तो यहाँ मान लीजिए कि छोटा छोटा चीज़ को इतना मार्केट करता है। हम लोग जब मान लीजिए जो मेंस का बच्चे हमारे लिखते हैं, वो बोलते हैं कि सर एकदम क्लास हम लोगों को नज़र आता है कि हाँ ये क्वेश्चन सर कराए हैं और इन टॉपिक को कवर किए हैं, और बहुत वो बोल्ड फील करता है। अब है कि आपके एंड पे उतना मेहनत होगा तो रिजल्ट एकदम शानदार होगा, रैंक 1 निकाल लेंगे हम यहाँ से। और ये तो आप लोगों को मालूम है, बच्चे लोग भूल गए हैं कि मेरा है कि जो लोग यहाँ से रैंक निकालेगा मेरा क्लासरूम प्रोग्राम से, उसको मैं 10 लाख तक की गाड़ी दूंगा अपना सैलरी से, ये जान लीजिए। मेरे पास कोई पैसा नहीं है जमा, ये अनाउंस्ड है, ये जान लीजिए। लेकिन वो बाहर का नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई ऐसा शॉर्ट कोर्स का भी नहीं होना चाहिए, इंटरव्यू प्रोग्राम का नहीं होना चाहिए। जो मेरे क्लासरूम का बच्चा है, जो रेगुलर पढ़ा है, वो जो रैंक 1 लेके आएगा, मैं 10 लाख की गाड़ी दूंगा उसको, समझे, डे 1, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना ट्रेनिंग करने जाइए, खुद का गाड़ी में जाइए। जैसे मेरा शौक था कि हम अपना जब बीपीएससी का इंटरव्यू देने जाए तो अपनी गाड़ी में जाए, इसलिए इंटरव्यूज पहले जल्दी जल्दी हम अपना गाड़ी कर देते, समझे। तो ये 2 मेरा शौक था कि मैं पीएचडी वाइवा देने जाऊं तो अपना गाड़ी से खरीद के जाएं। पढ़ाते थे कोचिंग में, अच्छी सैलरी मिलती थी हमको, तो ये दोनों शौक मेरा पूरा हुआ। हम अपना पीएचडी में वाइवा कराए तो अपनी गाड़ी में गए, जब हम बीपीएससी का इंटरव्यू देने गए थे तो हम अपनी गाड़ी में गए थे, समझे। तो ये दोनों मेरा शौक पूरा हुआ। तो आपका भी शौक पूरा हो जाएगा। जब आप जाएंगे विपाट में ट्रेनिंग करने के लिए तो अपनी गाड़ी से जाएंगे, रैंक 1 ले आइए। और इससे अच्छा क्या होगा, उधर हम विपाट में जाते ही पढ़ाने तो वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है।
चलिए, ऑल द बेस्ट। गुड इवनिंग टू यू ऑल। अखिलेश सर ने विस्तार से आप लोगों के साथ चर्चा की, सिलेबस से इतर जो स्ट्रैटेजिक पहलू हैं उन पर चर्चा की, और मेन हलवाई की भूमिका में हम लोगों ने अखिलेश सर को ही रखा है। अवरोध भी मौजूद हैं, क्योंकि कई बार मन में जो ऑफलाइन मौजूद हैं, मन में भाव आ रहे होंगे कि यहाँ पर झेलने से बेहतर है थोड़ा सा किनारे चले जाएं, और जिस तरह से म्यूजिक और गाने का प्रोग्राम है ना, हो सकता है आप में से कई लोगों के पांव भी थिरक रहे हो। तो हमेशा एक बात ध्यान रखें, एक नॉवेल जो है मैं अक्सर रेफर करता हूं, और मेरा मानना है कि आप में से हर किसी के टेबल पर वह नॉवेल होना चाहिए, हर किसी के टेबल पर होना चाहिए वो नॉवेल। पाउलो कोएल्हो का उपन्यास है द अल्केमिस्ट, हिंदी में भी उपलब्ध है, हिंदी ट्रांसलेशन उपलब्ध है। यद्यपि उसका पहली बार हिंदी में ट्रांसलेशन कमलेश्वर जी ने किया था, अब शायद वो ट्रांसलेशन उपलब्ध नहीं है। दूसरा ट्रांसलेशन अभी उसका उपलब्ध है, जो थोड़ा सा कठिन है। लेकिन सबसे अच्छी चीज मैं बतला दूं कि आप में से जो लोग भी इंग्लिश के साथ थोड़े से भी सहज हैं, ठीक है, तो आम बोलचाल की अंग्रेजी में वह उपन्यास लिखा गया है और आपके टेबल पर होना चाहिए। वह उपन्यास आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, और उस उपन्यास को आप बार बार पढ़ें। बार बार पढ़ने की बात करता हूं। जब भी लो आप फील करते हैं, तो जब भी आप लो फील कर रहे हो, उस उपन्यास को उठा ले, मजा आ जाएगा। मतलब मन के अंदर जो है तोड़ देने और फोड़ देने वाले भाव आने लगेंगे। और यह बात इसलिए कह रहा हूं कि अब तक जो पढ़ाई आपने की है एकेडमिक्स में, और अब जो पढ़ाई करने जा रहे हैं, दोनों की मूल प्रकृति में अंतर है। पहली बार जब आप एकेडमिक्स में जब आप पढ़ते हैं, तो साल भर के बाद अचीवमेंट के नाम पर आपके मुट्ठी में कुछ न कुछ मौजूद होता, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, और अचीवमेंट के नाम पर कुछ न कुछ चीजें आपके हाथ में मौजूद होती है। वो हो सकता है कि एट पार योर एक्सपेक्टेशन हो, आपकी अपेक्षा के अनुरूप हो अचीवमेंट। हो सकता है आपकी अपेक्षा के अनुरूप ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो अचीवमेंट आपके एक्सपेक्टेशन से बेहतर हो। लेकिन कुछ न कुछ होता है, और कुछ न कुछ होता है, इसलिए आपके लिए अपने को मैनेज करना कंपैरेटिवली आसान होता है, और फिर आप अगली चढ़ाई के लिए तैयार हो जाते। लेकिन सिविल की जो आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस तैयारी के क्रम में मैं आपको बतला दूं कि अंतर है अब तक जो आपने एग्जाम दिया है, और अंतर यह है कि या तो आप हीरो होंगे या आप जीरो होंगे, बीच में कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए भी तैयार रहें। अगर आप हीरो बनना चाहते हैं तो जीरो बनने के लिए भी तैयार रहें। अगर आप तैयार नहीं हैं तो आपको हीरो बनने का कोई हक नहीं है। बड़े स्पष्ट शब्दों में मैं कहता हूं, और इसलिए हम लोगों के साथ चल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सब नहीं चल सकते, चलना आसान नहीं होता। अब आता हूं मूल प्रश्न पर। बेसिकली अगर आप देखें तो एक शॉर्ट एनालिसिस के बारे में आपने सुना हो, शॉर्ट एनालिसिस की बात करते हैं। ठीक है, सवाल यह उठता कि शॉर्ट एनालिसिस का मतलब क्या है। स्ट्रेंथ, मजबूती, वीकनेसेस, कमजोरी। तीसरा अपॉर्चुनिटी, अवसर, और थ्रेट। थोड़ा सा इसको समझिए, और ये बड़ा रोचक विश्लेषण है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले प्री के कंटेक्स्ट में ट्रेंड एनालिसिस स्ट्रैटेजी पर चर्चा के लिए जब हम लोग आ रहे थे, तो हमने कहा कि अब तक जो डिस्कस किया है वो डिस्कस नहीं करना है हमें।
और आज भी यही सोच के आया था। क्लासरूम में जब आया हूं तो मुझे नहीं मालूम था कि मुझे क्या डिस्कस करना है। बस ये पता था कि आज के डिस्कशन में अब तक जो आपको YouTube पर वीडियो दिखेंगे वर्कशॉप के, कार्यशाला के, उससे अलग चीजों को आपके साथ डिस्कस करना है। उसमें कुछ नयापन होना चाहिए ताकि वो वैल्यू एड ऑन का काम करे आपके लिए। अब अगर देखें स्ट्रेंथ और वीकनेसेज, अगर इन दोनों के कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडिविजुअल के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो ये इंटरनल फैक्टर है, ये इंटरनल फैक्टर हैं, ये आंतरिक कारण है, जिसका आंतरिक कारक है जिसका संबंध पूरी तरह से आपसे जाकर जुड़ता है। और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो है ये क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर पर आपका नियंत्रण नहीं होता और स्पेसिफिक मैं टॉपिक पर लौटूंगा, ठीक है? ये मत सोचिएगा कि मतलब हवा में खेल रहे हैं, नहीं, लेकिन आदत यह है कि सीधे सीधे मैं पहुंचता नहीं, पहले एक माहौल निर्मित करता हूं और माहौल निर्मित करने के बाद फिर मूल विषय पर आता। क्योंकि मेरा भी जो व्यक्तित्व है वह विरुद्धों का सम्मिश्रण है। स्वाभाविक रुचि लिटरेचर में है, लिटरेचर से जुड़ाव है, लिटरेचर को पढ़ा तब भी जब लिटरेचर से सीधा कोई रिश्ता नहीं था, और करीब करीब 20 वर्षों तक लिटरेचर पढ़ाया भी हूं सिविल के क्षेत्र में। तो ये 96 से मोटा मोटी आप लेकर के चलें 2021 तक लिटरेचर से रिश्ता रहा। 2021-22 मेरे ख्याल से 67वीं बीपीएससी के मेंस तक तो लिटरेचर से हूं। और लिटरेचर का व्यक्ति जो है वो रोमांटिक नेचर का होगा, इमेजिनेटिव होगा, ठीक है? एट द सेम टाइम अगर देखें तो इतिहास का छात्र रहा हूं और इतिहास में ऑब्जेक्टिविटी पर जोर रहता नहीं। तो अगर कहें लिटरेचर की सब्जेक्टिविटी और इतिहास की ऑब्जेक्टिविटी दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? काउंटर बैलेंस करते हैं। अब दिक्कत है दायरा यहीं तक सीमित नहीं है, नहीं, जीएस में अगर देखें लिखने और पढ़ाने की बात करें तो पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, आईआर हो या नेशनल हो, वो जो है रियल ग्राउंड में ला करके खड़ा कर देता है। तो इसलिए अगर आप जाकर के देखें तो गुप्त जी की एक रचना है साकेत। तो साकेत का एक प्रकरण है, लक्ष्मण उर्मिला से कहते। उर्मिला लक्ष्मण की कौन थे? कौन थे? क्या पक्का पत्नी थी कि प्रेमिका थे? पत्नी थी। तो लक्ष्मण कहते हैं अपने को दास, उर्मिला का दास कहकर संबोधित करते। तो उर्मिला कहती, उर्मिला वो उर्मिला नहीं है, आप लोगों की तरह आधुनिक चेतना से संपन्न है, ठीक है? तो उर्मिला कहती है, प्रिय दास बनना किस लिए? क्या दासी बनाना इसलिए? नहीं, कि उर्मिला जो है पुरुष सत्तावादी समाज की चालों से वाकिफ है। वह अपने को स्त्री का दास कहता रहा है और दास कह करके जो है उसको दासी में तब्दील करता रहा है, नहीं? तो इसलिए लक्ष्मण जो माहौल निर्मित करने की कोशिश करते, उर्मिला का एक प्रश्न लक्ष्मण की इन कोशिशों को बेपर्द करता है। अब ये बातें मैं इसलिए कह रहा क्योंकि बार बार कई बार हम लोग टॉपर्स मीट करवाते हैं, तो उस टॉपर्स मीट के क्रम में क्या देखते हैं, आपके प्रश्न क्या होते टॉपर से? सर कितने घंटे पढ़ते थे, कितने बजे सो के उठते थे, कितने घंटे की सीटिंग होती थी? नहीं, अब पूरा मुंह घूम करके पढ़ते थे या पश्चिम मक्का और काबा की तरफ मुंह कर करके पढ़ते, बैठ के पढ़ते थे, लाइब्रेरी में जाकर के एसी में पढ़ते थे? नहीं, कई तरह के इस तरह के वेरियस प्रश्न होते हैं और मेरे लिए ये प्रश्न मीनिंगलेस है, यूजलेस है। क्योंकि स्ट्रैटेजी जो होती है
स्ट्रैटेजी इंपोर्ट नहीं की जा सकती। हमारी जो भी स्ट्रैटेजी होगी हमारे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के अनुरूप निर्धारित होगी। जैसे मुझसे अगर पूछे, समझे, मैं आवाज तेज कर रहा हूं तो उधर गाना भी आवाज जो है, और ये देखिए ये बर्निंग प्रश्न है, ये बर्निंग प्रश्न है, ये छोटा प्रश्न नहीं है, क्योंकि बगल में हॉस्पिटल है, बगल में रिहायशी इलाका है, आवास है, इंस्टीट्यूट से है। लेकिन हम लोगों को बाहर वाले से तो मतलब नहीं होता, अपने से मतलब होता। तो हम इस चीज को समझने की कोशिश करें। जैसे मैं अपनी बात बतलाता, मुझे यह पता है कि इमोशन मेरी कमजोरी है, ठीक है, मैं शानदार निर्णय लेता हूं, ऑब्जर्वेशन मेरा शानदार है, लेकिन जहां इमोशन बीच में आया वहां पर मैं धराशायी हो जाता हूं। यह मेरी कमजोरी है। नहीं तो निर्णय लेते वक्त कोशिश करता हूं कि इमोशन को ना आने दो, या ऐसे इशू में कोशिश करता हूं निर्णय को डिले करूं, अदर को इन्वॉल्व करें जो मुझे चेक एंड बैलेंसेज करने का काम करे। नहीं, लेकिन सारी चीजों के बावजूद इमोशन की यही खासियत है। कई बार आप दबाने की कोशिश करते हैं और कई बार इमोशन आपके रेसिस्टेंस को धकियाता हुआ आगे बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में अक्सर गलत निर्णय ले लेता और फंस जाता हूं। नहीं तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको यह पता होना चाहिए आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, और आपकी स्ट्रेटजी उसी के अनुरूप निर्धारित होनी चाहिए। अब कोई टॉपर कुर्सी टेबल पर बैठ करके पढ़ता था, नहीं तो हम भी कुर्सी टेबल पर बैठ करके पढ़े तभी हमारा सिलेक्शन होगा। स्टूडेंट लाइफ से आज तक मैंने जब भी पढ़ाई की है तो बेड पर पढ़ाई की है। एक केहनी बेड पर टिका रहेगा, तकिया चेस्ट के नीचे रहेगा और दूसरे से अपना पढ़ रहा हूं, लिख रहा हूं, ठीक है। अगर केवल रीडिंग की बात है तो कभी पैर बाएं दीवार पर होगा, कभी मतलब ईस्ट, कभी वेस्ट, कभी राइट, जो विकल्प वहां पर है। या गलती से कई बार कुर्सी टेबल पर बैठता हूं तो पैर टेबल पर होता, और मेरी बात समझिए, तो महत्वपूर्ण कुर्सी टेबल पर बैठ करके पढ़ना, बेड पर बैठ करके पढ़ना नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना, नहीं, और पढ़ने की प्रोडक्टिविटी। कोई हो सकता है 2.5 घंटे 3 घंटे की सीटिंग देते हो, मेरे साथ था 45 मिनट 50 मिनट की सीटिंग के बाद मुझे ब्रेक चाहिए, वो 5 मिनट का ही ब्रेक हो, ठीक है। और ब्रेक चाहिए तो थोड़ा पानी पीऊंगा और कुछ खाने के लिए चाहिए। नहीं कुछ है तो किचन में गया, गिलास में पानी भरा, आधा चम्मच चीनी मुंह में डाला, ऊपर से पानी पी लिया। मैं देखिए, तो इन चीजों पर आपका नियंत्रण है, लेकिन इन पर नियंत्रण है क्या? बताइए। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट की बात कर रहा है, ये एक्सटर्नल फैक्टर है। थोड़ा सा इसको समझे और फिर वहीं से अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हम लोग जब सिविल दे रहे थे, समझे, तो थोड़ा सा कांग्रेस और बीजेपी के अंतर को समझिए, और ये मत सोचिएगा राजनीति में कर रहा हूं, क्योंकि अगस्त फर्स्ट वीक में जब दिल्ली से मैं लौट, मेरे ख्याल से जुलाई लास्ट में जब मैं दिल्ली से लौटा, ठीक है, तो मैंने एक चीज अपने लिए निर्धारित किया कि अब क्लास में राजनीति की चर्चा नहीं करनी है, और नहीं करता हूं, क्योंकि बहुत लोग देखा बाहर में तारीफ करने वाले मेरे थे, ठीक है। तो इस अंतर को समझिएगा। पब्लिक सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लास्ट 3 डिकेड के इतिहास को पलट करके देख लें, कांग्रेस हमेशा पब्लिक सर्विसेज और पब्लिक सर्वेंट के लिए बेहतर रही है। कांग्रेस के शासनकाल के दौरान देखेंगे वैकेंसी बढ़ती चली गई, और बीजेपी का शासन जब रहा, चाहे आप 1998 से 2004 के बीच देखें,
या 2014 से अब तक देखें वैकेंसी घटती चली गई है। और बीजेपी की सरकार पब्लिक सर्वेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फेवरेबल नहीं रही है, ना पब्लिक सर्वेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना पब्लिक सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना उसकी तैयारी करने वालों के लिए, क्योंकि वैकेंसी ही नहीं रहेगी, वैकेंसी ही कम रहेगी। नहीं तो किस कंटेक्स्ट में मैं चर्चा कर रहा था बतलाऊं। 2 बार हमने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया। 2001 में जब इंटरव्यू दे रहा था तो अगर मैं सही हूं तो उस समय यूपीएससी की अटल जी की सरकार थी और यूपीएससी की वैकेंसी जो है, नंबर ऑफ सीट्स जो है 400 से कम थे। ठीक है। और दूसरी बार जब 2003 में इंटरव्यू दे रहा था, उस समय यूपीएससी के इतिहास में कम से कम पिछले 3 दशकों के कंटेक्स्ट में मैं कह सकता हूं 4 दशकों के कंटेक्स्ट में लोएस्ट सीट था, 283 सीटें थी सारे सर्विसेज को मिला करके। ठीक है, बातें ये समझ रहे हैं या नहीं? तो अगर हम इस कंटेक्स्ट में देखें तो लिमिटेड अपॉर्चुनिटी थी उस समय। फिर देखेंगे मनमोहन सिंह जिस समय गए हैं 2014 के आसपास, उस समय यूपीएससी की सीट्स 1400 के आसपास थी। अभी 800-900 के आसपास चीजें फ्लक्चुएट कर रही हैं। नहीं तो इसलिए हमने कहा कि हमें अपॉर्चुनिटी पर भी नजर रखनी होगी। बच्चे लगातार पूछ रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, मैं नहीं कह सकता। पहले एक र्यूमर ऊपरा की 70वीं बीपीएससी में करीब करीब 600 सीटें जो है बीईओ के पोस्ट, बीईओ की, ब्लॉक एजुकेशन अफसर की। कई बार बच्चे हमें फोन करते, मैं कहता हूं मुझे नहीं पता। अभी कल परसों कहीं पर देख रहा था कि 200 एसडीएम की सीटें आ रही। क्या सही क्या गलत मैं कंफर्मेशन अपनी ओर से नहीं दूंगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर सीटों की संख्या ज्यादा है तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, और सीटों की संख्या अगर लिमिटेड है तो इसका मतलब आपकी अपॉर्चुनिटी, आपके लिए आपके पास सीमित अवसर है। नहीं अगेन अगर आप जाकर के देखें थ्रेट, दरअसल आज मुझे थ्रेट पर ही चर्चा करनी है। और थ्रेट की चर्चा कहां से शुरू करता हूं? आपकी सफलता क्या केवल आप पर डिपेंड करती है क्या? आज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए, आपके अलावा किन किन चीजों पर आपकी सफलता निर्भर करती है? बतला सकते कोई? क्या इन्वायरमेंट मतलब? अरे तो वो तो आपकी है। क्या टीचर? बड़ी शानदार बात बोली है आप। मैंने किसके कंटेक्स्ट में ये थ्रेट की चर्चा की। दरअसल आपकी सफलता केवल आप पर डिपेंड नहीं करती। आपने अच्छा परफॉर्म किया। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, लेकिन नीरज चोपड़ा के जो कंपटीटर थे उन्होंने अल्टीमेट परफॉर्मेंस दिया। आप इस बात को समझिए। नहीं तो अल्टीमेटली क्या हुआ? नीरज चोपड़ा जो गोल्ड के बारे में सोच रहे थे और नीरज और भारतीय जो गोल्ड के बारे में सोच रहे थे, वो गोल्ड जो है भाला की तरह भारत से छिटक करके पाकिस्तान में पहुंच गया। और उसका दुख नीरज चोपड़ा को उतना नहीं हुआ जितना भारतीयों को हुआ। ठीक है। और नीरज और भारतीयों का दुख केवल इतना नहीं था, दोहरा था। भारतीयों का दुख केवल यह नहीं था कि नीरज चोपड़ा को गोल्ड नहीं मिला। नीरज चोपड़ा चौथे ही स्थान पर रखते, लेकिन कम से कम पाकिस्तान को गोल्ड नहीं मिलना चाहिए था। क्योंकि हम अपने सुख से सुखी उतना नहीं होते जितना दूसरे के दुख से सुखी होते हैं, और हम अपने दुख से उतने दुखी नहीं होते जितना दूसरे के दुख से दुखी होते। दूसरे का सुख हमें दुखी करता है सबसे ज्यादा, और दूसरे का दुख हमें सुखी करता है। जैसे अगर आपका अपना नहीं होगा ना, हरिशंकर परसाई का कहीं पर पढ़ रहा था, समझे, अगर आप अपमानित हुए हैं और आपके साथ वाला भी अपमानित होता है,
तो अपमान का दुख आधा रह जाता है। समझे? तो सबसे बढ़िया स्थिति क्या है? आपका हो जाए और आपके रूममेट का ना हो, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। ये डबल सक्सेस है। और सबसे बुरा क्या है? आपके रूममेट का हो जाए और आपका ना हो। और कंसोलेशन प्राइज क्या है? आपका भी नहीं हुआ, रूममेट का भी नहीं हुआ। रियलिटी यही है ना। तो हम इस चीज को समझने की कोशिश करें कि सामने वाले के परफॉर्मेंस पर तो हमारा नियंत्रण नहीं है, नहीं, लेकिन जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थ्रेट फैक्टर को तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे थ्रेट फैक्टर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और मैं यहां पर चर्चा क्यों आपके साथ कर रहा, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन कहता है कि बीपीएससी यूपीएससी की राह चल चुकी है। यूपीएससी के रास्ते पर बीपीएससी बढ़ रहा है, और यूपीएससी के रास्ते पर बीपीएससी का बढ़ना अपॉर्चुनिटी भी है और यह थ्रेट भी है। जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी की है, होलिस्टिक मैनर में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी की है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। और जिन्होंने होलिस्टिक मैनर में यूपीएससी की तैयारी करने की बजाय जिन्होंने बीपीएससी की तैयारी की और उसमें भी बीपीएससी की तैयारी ना करके जो है कभी दरोगा के लिए भी दौड़ जा रहे हैं, कभी टीआरई के लिए भी लग जा रहे हैं, कभी बीएसएससी के लिए भी लग जा रहे हैं, तो उनके लिए तो थ्रेट है, उनके लिए थ्रेट है। और इसलिए पहला खतरा जो आपके सामने है वह खतरा यह है कि आपका कंपटीशन जिन बच्चों से है, अब ये आप इसकी पहचान आपको होनी चाहिए। यूपीएससी की तैयारी कर रहे बच्चों से आपका कंपटीशन है, और जब इस बात को ध्यान में रखेंगे तो आप इस बात को समझेंगे कि अब डेप्थ हो, अंडरस्टैंडिंग हो, एप्लीकेशन हो, अपडेशन हो, लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन हो, इन तमाम स्तरों पर आपको बेहतर तैयारी करनी होगी, अन्यथा आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी और सफल होने की संभावनाएं सीमित होंगी। पहली। दूसरी चीज अगर आप देखें, और इसलिए अगर आप देखें पिछले कुछ वर्षों के रिजल्ट को, तो पटना या बिहार में रहकर के तैयारी करने वाले लोगों के रिजल्ट देखें, वो कम हो रहे हैं। ठीक है? और यहां से बाहर रह करके, और बाहर रहने का मतलब ये नहीं, जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो बीपीएससी भी दे रहे हैं, धीरे 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 रिजल्ट में उनका रेशियो बढ़ रहा है। स्टेट पीसीएस में उनका रेशियो बढ़ रहा है, इसलिए भी क्योंकि हिंदी मीडियम के रिजल्ट जैसे खराब होते चले गए यूपीएससी में, तो हिंदी मीडियम के बच्चों के पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटी बची और उन्होंने स्टेट पीसीएस के लिए अपने को झोंकना शुरू कर दिया। दूसरी चीज अगर आप जाकर के देखें तो आप यह पाएंगे इंग्लिश मीडियम के बच्चों, सफल बच्चों में इंग्लिश मीडियम का रेशियो लगातार बढ़ रहा है, और हिंदी मीडियम के बच्चों का परफॉर्मेंस लगातार कमजोर हो रहा है। और इस बात को ध्यान रखेंगे, इसका संबंध मीडियम से उतना नहीं है जितना इसका संबंध जो है प्रिपरेशन की क्वालिटी से है। इस बात को ध्यान में रखें। जितना इसका संबंध जो है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जो अंग्रेजी मीडियम के बच्चे हैं, दोनों को अगर आप देखें तो दोनों के पोटेंशियल अलग अलग हैं। दोनों की क्वालिटी का एवरेज अगर आप देखें तो उनके बीच आपको गैप दिखेगा, और गैप केवल वहीं पर नहीं दिखेगा, बल्कि अगर आप जाकर के देखें तो अप्रोचेज में भी अंतर दिखाई पड़ेगा। कहेंगे अप्रोचेज में क्या अंतर दिखाई पड़ेगा?
तो सामान्यतः देखें, हिंदी माध्यम के बच्चे जिस बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी जो नर्चरिंग होती है, उनकी जो सोच और मानसिकता होती है, तो बाय नेचर वो इमोशनल होते हैं। मौसम की तरह जन्माष्टमी मनाने जाएंगे तो 3-4 दिन जन्माष्टमी मनाएंगे। अंग्रेजी मीडियम के बच्चों को अगर आप देखेंगे तो उनके जो अप्रोच होते हैं वो प्रोफेशनल अप्रोच होते हैं। एक प्रोफेशनल कमिटमेंट होगा, एक प्रोफेशनल अप्रोच होगा। हिंदी मीडियम के बच्चे, मैं कहता हूं अक्सर, जितनी जल्दी पैर छूते हैं उतनी ही जल्दी पैर खींचते भी हैं। अंग्रेजी मीडियम के बच्चे जो हैं पैर कम छूते हैं और पैर कम खींचते भी हैं। तो यह जो अप्रोचेज है, यह जो प्रोफेशनल अप्रोचेज है, अगर उस प्रोफेशनल अप्रोचेज के कंटेक्स्ट में बात करूं, अगर उस प्रोफेशनल अप्रोचेज के कंटेक्स्ट में बात करूं तो सफलता में वह अहम और निर्णायक भूमिका। आप इस बात को, तीसरी चीज अगर आप देखें तो प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जैसे अभी एक और चीज, अच्छी चीज हुई है, मेरे ख्याल से उसका नाम क्या है, IPS, इंटीग्रेटेड पेंशन स्कीम, यूपीएस, हाँ, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम। क्या आप में से लोग बतला सकते कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का क्या असर पड़ेगा? प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर की ओर यह जो है फ्लो को बढ़ाएगा या कम करेगा? बतलाइए। क्योंकि यह यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है, अगर आप इसको कहें तो यह जो है ओल्ड पेंशन स्कीम का मॉडिफाइड फॉर्म है। ओल्ड पेंशन स्कीम के जो बेनिफिट मिलते थे उस कुछ बेनिफिट को माइनस करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम का उसको फॉर्म दिया गया है। नहीं तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है न्यू पेंशन स्कीम की तुलना बेटर सोशल सिक्योरिटी उपलब्ध करवा रहा है। पोस्ट रिटायरमेंट जो है बेटर बेनिफिट दे रहा है। नहीं तो बेटर पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट जो है पब्लिक सेक्टर की ओर, पब्लिक सर्विसेज की ओर लोगों को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। बातें समझ रहे हैं या नहीं? तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें और अगर मैं एसोचैम की रिपोर्ट की बात करूं, और यह आज से 1 दशक पहले की रिपोर्ट है, एसोचैम की रिपोर्ट यह कहती है कि अगर भारत में 100 लोग प्रोफेशनल डिग्री लेकर के साल में निकल रहे हैं तो 100 में 20 लोग केवल हैं जिनको इमीडिएट नौकरी दी जा सकती है, ऑन ए स्पॉट। शेष 80 लोग जो हैं, 40 लोगों को रिगरस इन हाउस ट्रेनिंग के जरिए नौकरी के काम चलाऊ नौकरी के लायक बनाया जाएगा, और 40 लोग जो हैं, 40% लोग जो हैं जिनके पास बीटेक की डिग्री हो सकती या अदर प्रोफेशनल कोर्स की डिग्री हो सकती, वो किसी काम के लायक नहीं है। मतलब उनको कितना भी ठोक ठाक कीजिएगा तो वो काम चलाऊ नौकरी करने की स्थिति में भी नहीं है, उनको नौकरी दी ही नहीं जा सकती। तो ऐसे लोगों के पास तो डिग्री आ गई नहीं। तो अब अगर क्या देखेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बच्चों का ओरिएंटेशन बढ़ रहा है। अगर सिविल की तैयारी की बात है तो लोग पहले इंजीनियर बनना चाहते, डॉक्टर बनना चाहते, अदर प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते और फिर उस रूट से सिविल की तैयारी की ओर आ रहे हैं। मेरी बातें समझ में आ रही है? तो अगर आप देखें आने वाले समय में इन 3 तरह के बच्चों के साथ आपका कंपटीशन बढ़ने जा रहा है। जो यूपीएससी के कोर यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ आपका कंपटीशन होगा। नंबर 2, इंग्लिश मीडियम के बच्चों का दबाव बढ़ेगा, उनके साथ आपको कंपीट करना होगा। और तीसरी चीज, प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बच्चे जो हैं उनके साथ आपको कंपीट करना होगा। और अगर इन तीनों के साथ आपको कंपीट करना है
तो उसी स्थिति में आपको तैयारी का तरीका भी बदलना होगा, अपनी सोच भी बदलनी होगी, अपनी मानसिकता भी बदलनी होगी, अपनी रणनीति को भी रिडिफाइन करना होगा और तैयारी के तरीके को भी बदलना होगा। देखिए 68वीं के पहले तक और 68वीं से अब अगर आप देखें तो बड़ा परिवर्तन आ चुका है। और ये चर्चा में ये परिवर्तन आपको पीटी में भी दिखाई पड़ेगा, प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर भी दिखाई पड़ेगा और यह परिवर्तन मेंस के स्तर पर भी दिखाई पड़ेगा। पहले क्या देखेंगे, ट्रेडिशनल नेचर के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते थे, नंबर 1। नंबर 2, पहले प्रश्नों की संख्या कम थी। नंबर 3 अगर देखेंगे तो सिलेबस का दायरा लिमिटेड था। लेकिन अब अगर आप जाकर के देखें, प्रश्नों की संख्या बढ़ी, नंबर 1, प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी। पहले जहां आपको पेपर 1 में 8 प्रश्न लिखने होते थे, पेपर 2 में 8 प्रश्न लिखने होते थे। आज के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो पेपर 1 में आपको 7 7 14 मतलब 10 शॉर्ट आंसर लिखने हैं, 4 फुल आंसर लिखने हैं और 2 स्टैट से करने हैं। और पेपर 2 में अगर आप जाकर के देखें तब 5 + 2 7, 5 + 2 7, 14, 5 19, 2 21 प्रश्न 20 प्रश्न लिखने हैं पेपर 2 में। तब प्रश्नों की संख्या बढ़ी। प्रश्नों की संख्या अगर बढ़ेगी तो सिलेबस भी रिडिफाइन होगा। और तीसरी चीज अगर आप जाकर के देखें तो सिलेबस के रीडेफिनिशन में एक और चीज की भूमिका है। केवल प्रश्नों की संख्या ही नहीं बढ़ी है, प्रश्नों की प्रकृति में भी बदलाव आया है। अब अगर देखें, जो अनकन्वेंशनल पोर्शन थे, जहां से पहले प्रश्न नहीं पूछे जाते थे, वहां से अब बीपीएससी प्रश्न पूछ रही है। और जहां से प्रश्न पहले पूछे जाते थे, कारण परिणाम महत्व, तो वहां पर भी देखेंगे प्रश्नों की प्रकृति बदली। अब वहां से जो प्रश्न डिजाइन किए जा रहे हैं, होलिस्टिक मैनर में और होलिस्टिक अप्रोच के साथ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब मुंडा और संथाल विद्रोह पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जनजातीय विद्रोहों की परंपरा में मुंडा और संथाल विद्रोह पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहले बिहार में, भारत में राष्ट्रवाद के आविर्भाव वाला जो पार्ट है, ये जो आपको लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी है, वहां से प्रश्न पूछा जाता था। लेकिन पिछले 5 वर्षों में देखें तो यहां से 3 से 4 प्रश्न पूछे गए। तो इसका मतलब प्रश्नों की प्रकृति भी बदल रही है। अनकन्वेंशनल एरिया से प्रश्न पूछा जा रहा है। तीसरा, इन दोनों के कंटेक्स्ट में देखें तो सिलेबस के दायरे का भी विस्तार हो रहा है। और चौथी एक और चीज हो रही है, और वह क्या है, विकल्प सीमित हो रहे हैं। विकल्प लगातार सीमित हो रहे हैं। पहले अगर आप देखें तो पेपर 1 और पेपर 2 के पार्ट ए पार्ट बी में जो है, आप देखेंगे, अगर करंट की बात करूं, पॉलिटी की बात करूं, इकोनॉमी और ज्योग्राफी की बात करूं, तो इन तीनों सेक्शन में 4-4 प्रश्न होते थे, 3 आपको करने होते थे। 3 कोई भी कर सकते, ठीक है। और अगर आप जाकर के देखें तो हिस्ट्री सेक्शन में शॉर्ट नोट्स पहले से पूछे जाते रहे। 3 शॉर्ट नोट्स पूछे जाते थे जिनमें 2 लिखना है। लेकिन अब अगर आप जाकर के देखें तो स्टेट वाले पार्ट को छोड़ दे तो शेष 5 सेक्शन में, चाहे वो हिस्ट्री एंड कल्चर वाला सेक्शन हो, चाहे करेंट वाला सेक्शन हो, चाहे पॉलिटी का सेक्शन हो, चाहे इकोनॉमी ज्योग्राफी का सेक्शन हो, चाहे साइंस एंड टेक का क्वेश्चन हो, 5 शॉर्ट नोट्स पूछे जा रहे हैं। और 5 शॉर्ट नोट्स कंपलसरी आपको लिखना ही है। या तो आप लिखेंगे या वो चीजें छूटेंगी, विकल्प आपके पास नहीं है। और दूसरा क्या है कि शेष 2 प्रश्न जो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी से करने हैं और साइंस एंड टेक में जो 1 प्रश्न करने हैं, तो आप देखेंगे हर एक प्रश्न लिखने के लिए आपके पास 2 विकल्प है। 2 विकल्प है, या तो आप जानेंगे या नहीं जानेंगे। तो विकल्प सीमित हुए, प्रश्नों की संख्या बढ़ी, विकल्प सीमित हुए और इसके कारण रिस्क बढ़ा।
तो आपको अपना अप्रोच तो बदलना होगा। जब तक आप अपना अप्रोच नहीं बदलेंगे तब तक मुश्किलें होंगी, बढ़ेंगी। और आप लोगों की चाल अभी भी क्या है? आप लोगों की चाल अभी भी हाथी वाली है। बीपीएससी अगर सुस्त पड़ती है तो जितनी तेजी से बीपीएससी सुस्त पड़ती है उससे ज्यादा तेजी से आप लोग सुस्त पड़ जाते हैं। क्या हाल कर नहीं? ठीक है, मतलब यह कि कभी आप यह सोचने के लिए तैयार नहीं है कि अगर बीपीएससी 30 सितंबर को एग्जाम नहीं ले रही है, अगर अब इस बात की ज्यादा संभावना है कि छठ के बाद एग्जाम ले, क्या वास्तविकता है मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी समझ कहती है छठ के पहले अब एग्जाम मुश्किल है। नहीं तो सवाल यह उठता है, यह हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है। दो कंटेक्स्ट में अपॉर्चुनिटी है। एक, अगर हमारी प्री की तैयारी कमजोर पड़ रही थी, हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो इस अपॉर्चुनिटी को हम इनकैश करवावे नहीं, और जो गलतियां अब तक की उन गलतियों से परहेज करते हुए अपनी तैयारी को फुल प्रूफ बनाने की कोशिश करें। नहीं, और अगर हमारी प्री की तैयारी हो चुकी है, मेंस में कहीं कमजोर पड़ रहे थे, तो हमारे पास यह अपॉर्चुनिटी है कि 4 घंटा 5 घंटा हम प्री पर देते रहे। अब रिवीजन का ही काम बचा होगा। तैयारी का काम अब 30 सितंबर के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अब तैयारी का समय नहीं था। अब सितंबर महीना रिवीजन का जाता तो 4 महीना हम 4 घंटा 5 घंटा हम वहां पर दे और शेष 5 घंटा 6 घंटे का समय हम मेंस के लिए निकालें, ताकि इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करवाते हुए मेंस के लिए जितना अभी हम काम करके रखेंगे, प्री एग्जाम के बाद हम पर दबाव उतना कम होगा। नहीं, लेकिन होगा क्या? बीपीएससी ढीली पड़ी, आप भी ढीले पड़े नहीं। और मेंस को लेकर के जनरल सोच है कि मेंस के बारे में तो तब सोचेंगे ना जब पीटी होगा, नहीं। और एक सामान्य सी बात समझ लें कि पीटी एग्जाम के बाद मेंस के बारे में सोच करके आप कुछ नहीं कर सकते। बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। और अगर सोचेंगे कि प्री एग्जाम के बाद मेंस के बारे में सोचेंगे तो एक और चीज स्पष्ट कर दूं कि प्री एग्जाम के बाद फिर रिजल्ट का वेट करेंगे, और रिजल्ट जब आएगा, परीक्षा का पीटी एग्जाम का परिणाम जब आएगा, तो परिणाम के आने के बाद अगर आप जाकर के देखेंगे तो मुश्किल से आपके पास 1.25 महीने 1.5 महीने का समय होगा, और सिवा मुंह देखने के कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो बातें मैं कहना चाहता, स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करें, वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करें, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करें और थ्रेट को आइडेंटिफाई करें। वीकनेसेस को हम इंप्रूव करें नहीं, और थ्रेट के मद्देनजर जो है हम अपनी स्ट्रैटेजी को रिडिफाइन करें, और थ्रेट वाले फैक्टर को हम उसके इंपैक्ट को या उसके रिस्क को हम मिनिमाइज करने की कोशिश करें। इस पर काम करना होगा, और होगा उन्हीं का जो इस डायरेक्शन में काम करेंगे, उनका नहीं होने जा रहा जो इस डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे। मुझे यह कहने में तनिक भी हिचक नहीं। ठीक है, हमारे पास कहेंगे तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है। हमारा जो रेगुलर कोर्स है, हमारा रेगुलर कोर्स 9 से 10 महीने का है मेंस का, मोटा मोटी 10 महीने में ले लेता हूं। ठीक है, अब सवाल यह उभर करके आता, मुझे कहेंगे तो क्रैश कोर्स में चलाता, मैराथन कोर्स चलाता, 60 दिन में भी मैं कवर करता हूं, 30 दिन में भी हमने कवर किया है, और 45 दिन में भी हमने कवर किया। ठीक है, लेकिन वो कवर मेरा होगा, वहां से प्रश्न भी रहेंगे, लेकिन वो कवर आपका नहीं होगा। वो कवर आपका नहीं होगा, क्योंकि सीधे जो है दरोगा में फिजिकल देने पहुंच गए, बाहर में दौड़े नहीं। अब सोचे एक के बार वहीं पर दौड़ेंगे तो क्या हालत होगी, ये अंदाजा लगा ली। अभी अखिलेश सर चर्चा कर रहे थे, प्रैक्टिस की बार बार चर्चा हो रही, और अखिलेश सर ने उदाहरण भी दिया था लक्ष्य सेन और प्रकाश पादुकोण का। थोड़ा सा मेरा इंटरप्रिटेशन अलग है।
एक बात आप ध्यान रखें, जिंदगी में कई बार ऐसे समय आते हैं जब आवश्यकता इस बात की होती है, जब आप जरूरत महसूस करेंगे कि कोई गला लगावे, आपको गला लगावे, कोई हग करे और कहे डोंट बॉदर आई एम विथ यू, चिंता मत करो मैं आपके साथ हूं। इसकी भी अहमियत होती है। अपने जो फीलिंग्स हैं उनको दबाते हुए। मुझे लगता है कि उस समय अगर लक्ष्य सेन असफल रहे तो इसमें जिम्मेवारी प्रकाश पादुकोण की भी बनती है या नहीं बनती है? अगर आप असफल होते तो क्या उसकी जिम्मेवारी हमारी बनेगी या नहीं? जैसे सफल अगर होते तो बड़ा बड़ा पोस्टर लगाते हैं सोशल मीडिया से लेकर के चारों तरफ, कहते हैं कि बीपीएससी में क्वालिफाई आधे से ज्यादा बच्चे हमारे ही हैं। नहीं तो क्वालिफाई नहीं करने वाले आपके संस्थान के 99.99% बच्चे किसके हैं? वो भी तो आपके हैं, उसकी भी जिम्मेवारी तो आपको लेनी होगी। तो फ्रस्ट्रेशन को भी एक्सप्रेस करने का एक एप्रोप्रिएट समय होता है, और कई बार चुप रहना भी बेहतर होता है। ये मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है, मेरा अपना मानना है। लेकिन मैं जिस दिशा में संकेत करना चाहता वह है, अखिलेश सर बेसिकली राइटिंग स्किल पर बात कर रहे थे, क्योंकि सेक्शन वाइज तो डिटेल एनालिसिस मैं आपके साथ करूंगा ही। जैसे हिस्ट्री एंड कल्चर सेक्शन से क्लासेस शुरू कर रहा हूं, तो कल हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन जो होगा, हिस्ट्री एंड कल्चर के ट्रेंड, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या सोर्स मटेरियल होना चाहिए, उस पर विस्तार से कल चर्चा होगी। लेकिन आज जो बात मैं कहना चाह रहा कि राइटिंग स्किल का डेवलपमेंट कैसे संभव है, क्योंकि मार्किंग पैटर्न का बड़ा गहरा संबंध है राइटिंग स्किल से। और अक्सर एक समस्या क्या आती है, आप इस बात को भी समझे, पेपर 1 और पेपर 2 को कंपेयर करें तो पेपर 1 में देखेंगे एवरेज मार्क्स जो जाता है 140 से 150, और पेपर 2 में अगर आप एवरेज मार्क्स देखें तो 125 से 135। पेपर 1 में एवरेज मार्क्स 140 से 150 जाता है अपर, और 125 से 135 जो जाता है यहां सेकेंड पेपर में, वो लोअर बाइंडिंग। नहीं तो आपको लगता है कि पेपर 1 में काम करने की जरूरत ही नहीं है। ये जो अंतर आपको दिख रहा है पेपर 1 पेपर 2 के मार्क्स में, उस अंतर का प्राइम रीजन क्या है? 76 नंबर के डाटा डीआई के क्वेश्चंस, वहां का आपका परफॉर्मेंस जो है मार्क्स को ऊपर पहुंचा दे रहा है। हिस्ट्री का आपका परफॉर्मेंस जो है मार्क्स को ऊपर नहीं ले जा रहा है। करेंट का आपका परफॉर्मेंस मार्क्स को ऊपर नहीं ले जा रहा है। और अगर हिस्ट्री, और अब तो कॉपी मिलती है ना, आरटीआई के जरिए आप कॉपी पाते हैं ना, अगर आप हिस्ट्री सेक्शन के मार्किंग पैटर्न और करंट सेक्शन के मार्किंग पैटर्न की तुलना पॉलिटी, इकोनॉमी, और अगर आप साइंस एंड टेक सेक्शन के मार्किंग पैटर्न से शुरू करें तो आपको सिमिलर मार्किंग पैटर्न मिलेगा। इसका मतलब यह है, क्योंकि मेरा मानना है किसी एक सेक्शन में अगर राइटिंग स्किल अगर आपका डेवलप्ड है तो दूसरे सेक्शन में भी डेवलप्ड होगा। जानकारी और समझ के हिसाब से 19-20 का फर्क हो सकता, विशेष फर्क नहीं होगा। तो सवाल यह उठता कि अगर राइटिंग स्किल को डेवलप करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 3 स्टेज है। जैसे रेगुलर क्लास पहला स्टेज है, मैराथन क्लास सेकेंड स्टेज है, टेस्ट सीरीज थर्ड स्टेज है। और अगर हमारे रेगुलर क्लास को आप ज्वाइन करते तो 1 टाइम रेगुलर क्लास के साथ टेस्ट सीरीज भी आपको मिलता है, और 1 टाइम जो है वह आपको मैराथन कोर्स भी मिलता है। अब यहां पर समझने की कोशिश करें, रेगुलर क्लास में हमारा जो फोकस होता है, रेगुलर क्लास में हमारा फोकस होता है आप इंफॉर्मेशन गैदर करें, आप अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें, आप जो है एप्लीकेशन को डेवलप करने की कोशिश करें। और हर टॉपिक पर जो क्लास होगा, एक उस टॉपिक पर कंप्रिहेंसिव डिस्कशन होगा, और फिर
उस टॉपिक पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को डिस्कस करता। तो रेगुलर क्लास में आप उन प्रश्नों को लिखने की कोशिश करें जिनको क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका। ठीक है। और जब आप प्रश्नों को लिख रहे हैं तो उसका इवैल्यूएशन दो तरीके से होगा। तो रसा अखिलेश सर की बातों को मैं एक्सटेंड करता। जो आंसर आपने लिखा है, आंसर लिखने के बाद आप 2 बार 3 बार 4 बार प्रश्न को खुद पढ़ें और आप अपने आंसर को खुद रिव्यू करें। जब आप अपने आंसर को खुद पढ़ेंगे, 1 बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि ये चीजें भी आपको लिखनी थी जो आपने नहीं लिखे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कई मिसिंग हैं। और जब ये एहसास होगा तो उसको जब इनकॉर्पोरेट करने की बात कीजिएगा तो ऐसा नहीं ना है कि 22 की जगह 32 मिनट का समय आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो लिखा है उसको आपको सीमित करना होगा, नहीं? तो जब आप फर्स्ट फेज में ये काम कर लेते हैं, आपको लगता है कि अब आपका आंसर कंपैरेटिवली बेहतर है, तब उस आंसर को लेकर के आप हम लोगों के पास आएंगे और फिर हमारे फीडबैक के कंटेक्स्ट में काम कीजिए। मेंस वाल मैराथन क्लास जो है वहां पर डे 1 से 2 क्वेश्चन हम फॉर्मेट करने आपको देते हैं और लगातार वहां पर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का ही हमारा मोड होता है। और क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हमारा अपना जो पैटर्न है, जब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करते हैं तो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन में प्रश्न हम ट्रेडिशनली नहीं उठाते हैं, या तो एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न उठाते, कई बार यूपीएससी का भी उठाएंगे, कई बार बीपीएससी का भी उठाएंगे, या प्रश्न हम खुद क्रिएट करेंगे। और हमारी कोशिश होती है कि उन प्रश्नों के माध्यम से एप्लीकेशन को डेवलप करूं, आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करूं, वैल्यू एडिशन को करने का काम किया जाए, आपकी सोच, जानकारी और समझ के दायरे का विस्तार किया जाए। और तीसरा है टेस्ट सीरीज, जहां पर आपको टाइम बाउंड मैनर में परफॉर्म करना होता 3 घंटे के अंदर। तो ये 3 तरीके हैं जिनके माध्यम से हम राइटिंग स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करते, और अगर आप उसको फॉलो करने की कोशिश करते तो उसका असर दिखेगा। अब अगर आप देखें, अगली बात कहूं, 5 टर्म याद कर लें अगर बीपीएससी में बेहतर करना चाहते। यहां पर आपका फोकस होना चाहिए, और ये 5 चीजें क्या है? नंबर 1, इंफॉर्मेशन, जानकारी हासिल करना। यहां पर हम जानकारी हासिल करने की कोशिश करते। दूसरा ही अंडरस्टैंडिंग, जहां पर हम समझ विकसित करने की कोशिश करते। केवल इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेंगे तो बम्बार्डमेंट ऑफ फैक्ट होगा। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी, और हमारी कमजोरी कर लें, हमारा स्ट्रेंथ कर लें, एक ही है। चाहे प्री का क्लास हो, चाहे मेंस का क्लास हो, अंडरस्टैंडिंग के डेवलपमेंट को मैं प्राथमिकता देता हूं। और अंडरस्टैंडिंग के डेवलपमेंट को चूंकि प्राथमिकता देता, तो अंडरस्टैंडिंग के सारे फैक्ट को कैरी करना भी कंपैरेटिवली आसान हो जाता, रटने की मजबूरी कम हो जाती। ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग का एक और मतलब समझे, इसका मतलब क्या है? तथ्यों के सापेक्षिक महत्व से परिचित होना, रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द फैक्ट से आप परिचित हो। शादी विवाह में देखते हैं ना, दूल्हा और लड़का और लड़की को प्रॉपर तैयार किया जाता है। और कई बार क्या देखते हैं, कई बार आप देखते हैं कि पता चला सिंदूरदान के वक्त जो है लड़की को सिंदूर डालने के बदले उसकी सहेली को डाल दिया गया। कभी नहीं ऐसा सुना है, पढ़ा नहीं है? हाँ, लड़की लड़के को क्यों ज्यादा तैयार किया जाता बढ़िया से, ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे कि दुल्हा कौन है दुल्हन कौन है। समझे नहीं? और आप लोग भी ध्यान रखिएगा,
अगर किसी की बारात में जा रहे हो, किसी की शादी में जा रहे हो, समझे, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपकी तैयारी लड़के या लड़की की तैयारी से कम हो, नहीं तो फिर कई समस्या पैदा ले लेगी। और अगर लड़के लड़की की भूमिका में हो तो ये इंश्योर करें कि आपके आसपास जो लोग हैं उनकी तुलना में आपकी तैयारी बेहतर हो। नहीं तो थ्रेट फैक्टर जो है चर्चा की ना, अपॉर्चुनिटी जो है थ्रेट के कारण लॉस्ट अपॉर्चुनिटी में तब्दील हो। तो कहने का मतलब यह है कि तथ्यों के सापेक्षिक महत्व, ये तो लाइटर मोड में मैंने बात की। तथ्यों के सापेक्षिक महत्व का मतलब क्या है? रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द फैक्ट से आप परिचित हो, किन चीजों को अधिक अहमियत देनी है, किन चीजों को कम। जो चीजें अधिक महत्वपूर्ण हैं उनको ज्यादा अहमियत देंगे, उनको विस्तार से कवर करेंगे। जो चीजें कम महत्वपूर्ण हैं उनको कम अहमियत देंगे, संकेत में या संक्षेप में उनसे निपटेंगे। नहीं, अब चौथी चीज जो यहां पर आती है वह क्या है? एप्लीकेशन। प्रश्नों को पलट करके देखें, स्पेसिफिक हमारी सेक्शन वाइज चर्चा होगी। ट्रेंड एनालिसिस का पेपर जो लोग नए हैं ऑफिस से ले लेंगे, हिस्ट्री सेक्शन वाला ट्रेंड एनालिसिस उपलब्ध करवा दिया जाएगा। एप्लीकेशन में जानना महत्वपूर्ण नहीं होता, हमेशा इस बात को ध्यान रखें। जानना महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण क्या है? जो जानकारी आपकी है उस जानकारी का आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। और एप्लीकेशन के लिए जरूरी है कमांड इंफॉर्मेशन पर, अंडरस्टैंडिंग पर। और केवल कमांड से काम नहीं चलेगा, डिमांड ऑफ क्वेश्चन की भी समझ होनी चाहिए। और डिमांड ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से कैसे उसको सजाया जाए, कैसे उसको इंटरप्रेट किया जाए, इसकी भी समझ होनी चाहिए। नहीं, और एप्लीकेशन के अलावा पांचवी चीज जो है, पांचवी चीज अगर आप जाकर के देखें तो वो है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। और अगर आप जाकर के देखें तो पूरा का पूरा पेपर 2 जो है और स्पेशली अगर कहूं पार्ट 2 और पार्ट 3, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक वाला जो पार्ट, इवन उसका असर आपको पॉलिटी सेक्शन पर भी, पार्ट 1 भी, वहां इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की जरूरत है। इकोनॉमी में पता चला सोशियोलॉजी के कुछ डायमेंशन को घुसा दिया गया, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के डायमेंशन घुसा दिया गया, ज्योग्राफी के डायमेंशन को घुसा दिया गया। पता चला इकोनॉमी की ज्योग्राफी को से प्रश्न डाल दिए गए जहां इकोनॉमी और ज्योग्राफी दोनों सबमर्ज करते। साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक में बर्निंग नेशनल इश्यूज, चैलेंजेस, नेशनल चैलेंजेस, उनको रिस्पोंड करने में कई बार वो बिहार स्पेसिफिक भी होंगे। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के लिए जरूरत है, जब तक इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होगा, जब तक विषय वस्तु की समझ विकसित नहीं होगी, तब तक आप उस टॉपिक को वहां से ऊपर उठ करके देखने की स्थिति में नहीं होंगे। पॉलिटिकल डायमेंशन से उसको देखने की कोशिश में नहीं होंगे, इन्वायरमेंटल डायमेंशन से नहीं देख पाएंगे, इकोनॉमिक डायमेंशन से नहीं देख पाएंगे, ज्योग्राफिकल डायमेंशन से नहीं देख पाएंगे, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन से नहीं देख पाएंगे, होलिस्टिक मैनर में आप नहीं देख पाएंगे। और छठी बात अगर मैं कहूं तो वह क्या है? बिहार सेंट्रिक अप्रोच। अगर प्रश्न नेशनल कंटेक्स्ट में ही पूछा गया है नहीं, और हमारे पास उसी कंसर्न्ड इशू में बिहार स्पेसिफिक भी कुछ चीजें मौजूद हैं, तो थोड़ा सा टच हम देते चले। तो ये 6 चीजें हैं
मेंस की तैयारी करते वक्त इन 6 बिंदुओं पर आपको 6 बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे आपको समझना होगा, मैं इंडिकेट करना चाहूंगा, जैसे हिस्ट्री सेक्शन में आप देखेंगे अनकन्वेंशनल टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर में भी रोशन सर बतलाएंगे आपको। अब करंट में देखेंगे, पता चला कभी करंट के 2 से 3 प्रश्न पॉलिटी से उठा करके पूछे जा रहे हैं, कभी इकोनॉमी से पूछे जा रहे हैं, और 2 साल ऐसा हुआ है कि साइंस एंड टेक वाला पार्ट भी जो है करंट में उठा करके डाल दिया गया। इस वेरिएशन को आपको ध्यान में रखना होगा। अभी पिछले 2 साल से हो रहा है कि पार्ट बी, जो कि पहले ज्योग्राफी और इकोनॉमी है, पहले इकोनॉमी डोमिनेटेड था, ज्योग्राफी का सिंबॉलिक प्रेजेंस वहां पर था या नहीं था। पिछले 2 वर्षों से ज्योग्राफी डोमिनेट कर रहा है, इकोनॉमी साइडलाइन हो गया। तो दिमाग लगाइएगा, ज्योग्राफी को ज्यादा कर लें, इकोनॉमी को साइड कर दें, तो पता चला कि इकोनॉमी से प्रश्न ज्यादा पूछ दिए गए, 2.5 साल तक फिर प्रतीक्षा करनी पड़ रही। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, तैयारी में एक इंक्लूसिव अप्रोच रखना होगा। एवरीथिंग ऑफ समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ समथिंग, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, तब आपकी तैयारी मुकम्मल होगी। और इसी अप्रोच के साथ तैयारी करनी है। और एक बात ध्यान रखेंगे, एक बात फिर मैं कह दूं, एक समस्या है जो हमें समस्या फेस करनी पड़ती, चूंकि अब हम लास्ट स्टेज में पहुंच गए हैं चर्चा के, फिर रोशन सर चर्चा करेंगे। आप इस बात को समझें कि दिक्कत क्या है। आप आते हैं हमारे यहां और ढूंढते हैं फलाना कोचिंग में तो ये पढ़ाया जा रहा है, ये क्या क्या पढ़ा रहे हैं। तो एक बात स्पष्ट शब्दों में मैं कहूंगा, ठीक है, किसी भी सेक्शन को पिक करूंगा तो करिकुलम हम अपने हिसाब से निर्धारित करते, उसमें आपकी एक नहीं सुनेंगे, यद्यपि आपके सुनने में मुझे फायदा है तात्कालिक रूप से। हमें अपने विजन के साथ काम करने दें। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, अभी एनसीईआरटी पर फाउंडेशन बैच में क्लास ले रहा हूं। लोकतंत्र सीरीज के 7 वीडियो जो है रिलीज किए जा चुके हैं, और एक वीडियो छोड़ करके देखेंगे 48, 50, 55 इससे ज्यादा व्यू आपको नहीं दिखेगा वहां पर। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा उन सारे वीडियो से आप गुजरें, अनिवार्यतः गुजरें। उसके क्या बेनिफिट होंगे इसका अंदाजा आपको तब मिलेगा जब मेंस के लिए आप आगे बढ़े। ठीक उसी प्रकार जब पॉलिटी सेक्शन हम करेंगे तो 11th और 12th की एनसीईआरटी को हम यहां पर कवर करेंगे, 9th 10th की हम वहां कवर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें काम करने का स्पेस दे, फ्री स्पेस दे, फ्रीडम दे हमें। और परेशानियां आएंगी क्लास में, क्लास सहज नहीं होगा। आप हमारे साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करें, हमारे साथ चलने की कोशिश करें। अगर आप 40 से 50% भी हमारे साथ चल सके, 100% नहीं चल सकते, अपने साथ मैं भी नहीं चल पाता। अगर आप 40 से 50% भी हमारे साथ चल सके तो कल्याण है, कम से कम बीपीएससी में दिक्कत नहीं आएगी। और लास्ट बिंदु को मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कमिटमेंट, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं सिंसेरिटी, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। और इन सब का ये चीजें आप में है या नहीं है, इनका पता 2 चीजों से लगाता हूं। पहली चीज देखता हूं क्लास में रेगुलरिटी आपकी क्या है, और दूसरा क्लास में रेगुलरिटी है लेकिन आप इंटरैक्टिव नहीं है, रेस्पॉन्सिव नहीं है, तो रेस्पॉन्सिव आप हैं या नहीं। क्लियर? तो मैं अब यहीं पर रोकूंगा। लगभग एक आउटलाइन जो अपने इसके हिसाब से देनी थी वो हमने दे दिया। कल से क्लासेज हिस्ट्री और कल्चर सेक्शन पर शुरू होंगे, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक अनिवार्यता लेकर के आए। कल तो ट्रेंड एनालिसिस, स्ट्रैटेजी, क्या किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या बदलाव आ रहे हैं, इन पर विस्तार से चर्चा होगी। और अब मैं रोशन सर को कहूंगा कि रोशन सर अब अपनी बातों को रखें और समाप्त करें। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत गंभीर चर्चा हो चुकी है, बहुत लंबा वक्त भी गुजर चुका है आप लोगों का, तो मैं ज़्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लूँगा।
दो तीन चीज़ों पर चर्चा करनी थी, लेकिन वो सारी बातें पहले दोनों वक्ता के बातचीत के दरमियान सारी बातें डिस्कस हो चुकी है, तो कोई ऐसा चीज़ बचा नहीं है जिस पर मैं चर्चा कर सकता हूँ। अपनी तरफ से मैं दो तीन बातें कहूँगा। चर्चा बहुत गंभीर हो चुकी है, सब लोगों के चेहरे पर बहुत ज़्यादा टेंशन है, परेशान है। अभी सर शादी की बात कह रहे थे कि दूसरे के दुल्हन, और ये ध्यान में रखिएगा कि आपके यहाँ आपके कल्चर में सबसे प्रसिद्ध प्रेमी और सबसे प्रसिद्ध प्रेमिका का जो विवाह हुआ वो शिव का हुआ, और शिव के विवाह में वो सारा बंधन, जो जिस बंधन की अभी सर चर्चा कर रहे थे, वो सब टूटा हुआ था। वहाँ पर शिव जो थे वो सबसे ज़्यादा अशिव वेश में थे। तो इसके लिए चिंता करने की जो परेशानी आ गई थी, आप लोगों के टेंशन का मैं समझ रहा था, तो उससे मुक्त रहिएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके कल्चर में सबसे मतलब चिर प्रेमी और चिर प्रेमिका शिव को ही मैं मानता हूँ, और तो कोई बाकी है नहीं। बाकी तो वैवाहिक जीवन कभी अच्छा रहा ही नहीं किसी का भी। किसी भी आपके जो मिथकीय देवता हैं उनका वैवाहिक जीवन उतना अच्छा नहीं रहा। तो इस पर मैं ज़्यादा चर्चा करूँगा जब आर्ट एंड कल्चर का जब हम लोग क्लास करते हैं, और ख़ासकर जब मूर्ति कला की चर्चा करते हैं। तो मूर्ति कला की शुरुआत अगर हिंदू वैसे 3 मूर्ति कला की हम लोग चर्चा करते हैं, हिंदू, बौद्ध और जैन। तो जब हिंदू मूर्ति कला की चर्चा करते हैं तो इसी जगह से हिंदू मूर्ति कला की उत्पत्ति होती है। यहीं से हिंदू मूर्ति कला इंडस वैली से लेकर के और शुरू तक हम लोग चर्चा करते हैं तो शिव और पार्वती केंद्र में हैं। तो इसीलिए हमने थोड़ा सा रोचक बातें आपके साथ की। खैर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे तब। देखिए 2-3 चीज़ें होती है। अभी सर आंसर राइटिंग स्किल पर चर्चा कर रहे थे। आप मेंस की तैयारी के लिए आए हैं, और ख़ासकर यह पूरा बैच मेंस के लिए सीमित कर दिया गया कि मेंस की तैयारी के लिए हम लोग चर्चा करेंगे। आप अलगा करके कभी मत देखिएगा कि प्री की तैयारी अलग होती है, मेंस की तैयारी अलग होती है और इंटरव्यू की तैयारी अलग होती है। ये पूरा आपके पर्सनालिटी की तैयारी होती है। पर्सनालिटी का एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे एक व्यक्ति का जो पर्सनालिटी बनता है, किसी का भी हो, तो उसके बनने के पीछे बहुत सारे कारक होते हैं। और ख़ासकर जो लोग यहाँ जमा हैं, जो लोग अभी यहाँ हमारे सामने जिनके मैं मुखातिब हूँ आप लोगों के, सबके पर्सनालिटी को अगर आप देखिएगा तो उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारक है जो आपके पर्सनालिटी को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। और आप जो भी जवाब देते हैं, जवाब भी 2 तरह के होते हैं। कुछ जवाब जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। जैसे कभी आपका नाम पूछा जाएगा, पता पूछा जाएगा, तो जब तक आप बदल नहीं लेंगे एक ही होगा। यूनिवर्सिटी में परीक्षा देते रहेंगे, वहाँ पूछा जाएगा मध्यकाल के बारे में कुछ, तो वहाँ पर प्रश्न का लगभग एक तरह का जवाब होगा। और जब वही एक ही प्रश्न एक ही जगह पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, सारा प्रश्न का हर डायमेंशन आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन आपका जितना भी जवाब हमारे पास आएगा वो भिन्न भिन्न होगा। तो ऐसी भिन्नता क्यों आती है, और वो भिन्नता आपके पर्सनालिटी को कैसे हमारे सामने रख देती है, और फिर उसमें किस प्रकार से हमें चेंज करना है, कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, और कैसे आपको सक्षम बनाना है। वो देखिए 2 तरह का काम होता है। एक होता है ग्रुप के साथ हमारा पूरा डिस्कशन होता है। हमारे पूरे क्लास के दौरान आप देखेंगे ग्रुप के साथ हमारा कोई भेदभाव नहीं, सबके साथ एक समान डिस्कशन होगा। एक टॉपिक हर एंगल से आपके साथ डिस्कस किया जाता है। लेकिन जब आंसर राइटिंग का प्रोसेस आएगा तो आपके प्रत्येक आंसर के अनुसार आपके पर्सनालिटी को एनालाइज करने की स्थिति में हम होते हैं कि आपका अप्रोच क्या है। आप किसी चीज़ के विषय में, जैसे लोकतंत्र है तो लोकतंत्र को आप कैसे सोचते हैं, एग्जाम में भी वही चीज़ मायने रखेगा। जैसे आप अभी विगत 2-4 साल के प्रश्नों को देखेंगे तो वहाँ पर आपसे एक्सप्लेनेशन करने के लिए पूछा जा रहा है, वहाँ पर आपसे क्रिटिक एक्सप्लेनेशन करने के लिए या आलोचनात्मक व्याख्या करने के लिए पूछा जा रहा है। तो ऐसे प्रश्न जब कभी रहेंगे तो वहाँ पर आपका व्यू आना रहेगा। आप देखिएगा लगातार मेंस में भी, लगातार इंटरव्यू में, अब तो कुछ प्री में भी प्रश्न ऐसे आ रहे हैं जहाँ पर वो आपका व्यू महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप क्या सोचते हैं किसी प्रश्न के बारे में, और वो आपका जो व्यू है वो आपका परीक्षा लेने वाले के व्यू से कितना मैच कर रहा है। वही चीज़ होता है जब आप एग्ज़ाम का आंसर लिख रहे हैं, तो एग्ज़ाम का आंसर लिखने के समय आपका जो अप्रोच है, वो अप्रोच, चूँकि आप प्रशासक बनने जा रहे हैं, आप विद्वान बनने नहीं जा रहे हैं,
तो आप प्रशासक बनने जा रहे हैं, तो एक प्रशासक के लिए जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी आपके आंसर में आ रही है या न आ रही। तो इसके लिए हम लोग दो तरीका से, क्लास में ग्रुप में तो हम लोग सब समान रहते हैं, लेकिन ग्रुप के बाद 1-to-1 इंटरेक्शन करने की कोशिश करते हैं आपके आंसर के ऊपर। जो पहले से जुड़े हुए बच्चे हैं उनको खास करके जो आंसर राइटिंग में अपना काम कर रहे हैं उनको पता होगा कि किस प्रकार से हम लोग इस दिशा में काम करते हैं, और वो आपके लिए सबसे बेनिफिशियल होता है। तो आप अगर जुड़ते हैं इस संस्थान से, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर आप फ़ायदा, इस संस्थान का सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर आप उठाना चाहते हैं तो आप उसी जगह पर उठा सकते हैं जहाँ पर आपका 1-to-1 इंटरेक्शन होगा और 1-to-1 एनालाइज होगा आपके प्रश्न का और आपके पर्सनालिटी का। लगभग चीज़ सर चर्चा कर चुके हैं, तो पूरे क्लास का मैं एक आउटलाइन बतला देता हूं कि हिस्ट्री का क्लास, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का कुछ क्लास मैं लूँगा, करंट का कुछ क्लास मैं लूँगा, उसके बाद पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का क्लास सर्वेश सर लेंगे, ज्योग्राफी का क्लास विजय सर लेंगे, साइंस का क्लास अखिलेश सर लेंगे, और एक राहुल रत्न सर हैं तो वो भी कुछ टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ टॉपिक जो DI के हैं वो हमारे साथ एक दो फैकल्टी और हैं जो इसमें एक दीपांकर सर हैं वो लेंगे। इसके साथ साथ और भी एक दो फैकल्टी वहाँ पर ओपन है, वहाँ पर आएगा। तो आपका हमारे क्लास को लेकर के या हमारे अप्रोच को लेकर के कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो आप हमसे कर सकते हैं, आपका कोई प्रश्न हो तो, क्योंकि लगभग बातें चर्चा हो चुकी है, उन्हीं सब चीज़ों को मैं रिपीट आपके साथ नहीं करना चाहूँगा फिर से। देन आपका कुछ अपना डाउट हो, आपका अपना कुछ मंतव्य हो तो आप चर्चा कर सकते हैं। एक चीज़ और है कि हम लोग कभी भी रिटेन आंसर दे देने का या लिखवा देने की प्रैक्टिस में नहीं रखते हैं। इसका भी बहुत बच्चे ये करते हैं कि नहीं रिटेन आप दे दीजिए, उसको हम रट जाएंगे, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि रटने के अप्रोच से बचिए। और वही जिसकी हमने आपके साथ चर्चा की, उससे क्या होगा कि आपका पर्सनालिटी निखरेगा, आपका आंसर देने का कला जो है वो विकसित होगा, और उसके थ्रू आप किसी भी सिचुएशन को फेस करने की स्थिति में होंगे। तो देखिए ऑनलाइन में किसी ने कहा है कि जो क्लास होगा आप ही लेंगे या सर्वेश सर लेंगे। पॉलिटी का और इकोनॉमिक्स का क्लास सर्वेश सर लेंगे, हिस्ट्री का क्लास कुछ क्लास सर्वेश सर लेंगे, कुछ क्लास मैं लूँगा, आर्ट एंड कल्चर का क्लास मैं लूँगा, उसके बाद ज्योग्राफी का क्लास जो है विजय सर लेंगे। बाकी के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अखिलेश सर साइंस का क्लास लेंगे, DI का क्लास दीपांकर सर लेंगे। और कोई डाउट हो तो बोलिए। हिस्ट्री का पूरा क्लास मैं नहीं लूँगा, कुछ क्लास सर्वेश सर लेंगे, कुछ क्लास मैं लूँगा, मिलजुल करके हम लोग क्लास लेंगे। और किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो बोलिए। कोई भी डाउट किसी भी चीज़ को लेकर के हो तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस क्लास को कंक्लूड करता हूँ। कल से इसी टाइम में हिस्ट्री का ट्रेंड एनालिसिस शुरू होगा, तो कल से आप लोग आएंगे यहाँ पर इसी वक्त में 6:30 से क्लास शुरू हो।